कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जेई हो, नीट हो, बिटसेट हो या कोई भी दूसरा एग्जाम हो, इसमें वन ऑफ द वेरी क्रूशियल टॉपिक्स है फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हर बार जेई और नीट में लगभग 5 से 10% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। तो इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाने वाली है। और इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स कवर होने वाले हैं उनका एक टाइमलाइन आप देख सकते हो, तो अलग अलग टाइम्स पे जाके भी आप पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से क्लियर कर सकते हो। और काफी सारे लोग यार वीडियोस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो बहुत हेल्प होगी एंड इट वुड बी अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर अस टू मेक मोर सच वीडियोस, राइट। सो इसी के साथ और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ये वीडियो 6-7 घंटे लंबा भी नहीं होने वाला है। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को और क्वेश्चन सॉल्विंग को प्रॉपर सीखने के लिए इस वीडियो को देखना एंड तक। तो सबसे पहले फ्लूइड होता क्या है ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही मोस्टली लोगों को गलत पता होती है। तो जितने भी लिक्विड्स और गैसेस हैं उनको कंबाइंड अपन फ्लूइड बोलते हैं। जैसे कि अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, लाइक हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं, ऐसे अलग अलग एनिमल्स होते हैं, बट अल्टीमेटली है सारे तो एनिमल्स। सो इसी तरीके से जितने भी लिक्विड्स और गैसेस होती है इन सभी को क्यूमुलेटिवली अपन फ्लूइड्स बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे एक डेफिनेशन और रटते हैं कि फ्लूइड वो चीजें होती है जो फ्लो कर सकती है, तो कई बार ये डेफिनेशन थोड़ी सी फेल होती है। तो ज्यादा बेटर इसकी जो डेफिनेशन है वो है फ्लूइड आर दोज सब्सटेंसेस, दोज मटेरियल्स विच कैन नॉट बियर shear स्ट्रेस या विच कैन नॉट बियर shear फोर्स। क्योंकि जब भी आप देखो, अगर एक बाल्टी भर के आप पानी मारते हो कहीं पे, तो आपको ये चीज समझ में आती है कि जो पानी है वो फ्लो करता हुआ चला जाता है, और पानी जब फ्लो होता हुआ जाता है तो आप समझो ना, जो फ्लोर है और जो ऊपर एयर है यही दोनों उस पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो करता हुआ जा रहा है उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगती है। तो अगर अपन ऐसे सोचे कि पानी का लेयर जो है वो फ्लो करता हुआ जा रहा है, तो उसके बारे में आप ऐसा सोच सकते हो कि जो अपर मोस्ट लेयर है वो सबसे तेजी से फ्लो करती है, और जो लेयर पानी की जमीन से चिपक के रहती है उसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाती है। तो अलग अलग जो लेयर्स होते हैं इन सभी लेयर्स की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग होती है, और ऊपर वाली लेयर सबसे तेजी से फ्लो कर रही होती है। ये रियल लाइफ सिनेरियो है। लेकिन अपन इस चैप्टर में जो फ्लूइड पढ़ेंगे वो आइडियल फ्लूइड होता है। अब मुद्दे की बात ये कि यार ये आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो आइडियल फ्लूइड की कुछ खास प्रॉपर्टीज है। जैसे ये रियल लाइफ में मैंने बोला कि लोअर मोस्ट लेयर नीचे की जमीन से चिपक जाती है, और जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं उनकी स्पीड बढ़ती जाती है और टॉप मोस्ट लेयर सबसे तेज चल रही होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग फ्लूइड की लेयर्स के बीच में जो है वो फ्रिक्शन होता है, जिसे अपन विस्कस फोर्स बोलते हैं। इसे भी अपन लास्ट में कवर करेंगे। तो जो भी फ्लूइड होता है उस पर अल्टीमेटली परपेंडिकुलर फोर्सेस ही लग सकती है और पैरेलल फोर्सेस नहीं लग सकती। तो कोई भी आइडियल फ्लूइड जो होता है वो shear फोर्स या shear स्ट्रेस को झेल नहीं सकता। shear फोर्स विच इज टेंजेंशियल टू द सरफेस, उसको अपन shear फोर्स बोलते हैं, राइट। अब आइडियल फ्लूइड जो होती है, आइडियल फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज है। वो ये होता है कि नॉन विस्कस होता है, मतलब इसके अलग अलग लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगता। ये आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल बोलने का मतलब इसको अपन दबा नहीं सकते, और अगर आप दबा नहीं पाओगे तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर पाओगे। और अगर किसी चीज का, किसी फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो उसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रह जाती है। क्योंकि यार डेंसिटी को आप हमेशा लिखते हो, डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर उस सब्सटेंस का, जो फ्लूइड है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, और मास तो क्योंकि कांस्टेंट चीज है, मास इज द मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, तो उसका मास तो कांस्टेंट होता ही है, पर वॉल्यूम भी अगर फिक्स हो गया तो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रह जाती है। तो ये होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो दो मेन पॉइंट्स फिलहाल अपन को ध्यान रखना है कि हम आइडियल फ्लूइड को पढ़ते हैं और वो नॉन विस्कस होता है, मतलब उसकी लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है और वो इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। अब फ्लूइड्स को पढ़ने के लिए अपन को डेंसिटी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा लगेगी, क्योंकि फ्लूइड में दो टर्म्स आती है, एक होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। तो अगर दोनों को अपन समझें, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी है दोनों एक ही चीज। रिलेटिव डेंसिटी को अगर आप समझोगे तो रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली होती है डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये भी हम वाटर को लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे, बिकॉज पानी जब 4 डिग्री पे होता है तभी उसकी डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होती है, जिसको अपन सीसी लिखते हैं। तो डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस को अपन रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलता हूँ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जो है वो 13.6 है, तो रिलेटिव डेंसिटी सबसे पहले एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है, क्योंकि ऊपर भी एक डेंसिटी है और नीचे भी एक डेंसिटी है, तो केजी पर मीटर क्यूब ऊपर और नीचे से कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर मर्क्यूरी की रिलेटिव डेंसिटी 13.6 दी है, दैट मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी
अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की हमेशा अपन को याद रखनी है कि 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। तो अगर अपन को डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी चाहिए तो वाटर की डेंसिटी को सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब करके भी आप डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी लिख सकते हो और ये निकल के आएगी 13600। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से अपन किसी भी मटेरियल या मीडियम की डेंसिटी निकाल सकते हैं अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी पता हो। सिमिलर तरीके से जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो भी हमारे लिए रिलेटिव डेंसिटी ही होती है। तो कहीं पे भी आपको सवाल में अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी मिले तो आप सीधा सीधा उसको रिलेटिव डेंसिटी की तरह ही करना। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ऑफ द मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की हमेशा अपन को 1000 याद रखनी है kg पर मीटर क्यूब में, या CGS में अगर हो तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब याद रख सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल अपन ट्राई करते हैं। सवाल में बोल रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज 6.8, देन कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन विथ रिस्पेक्ट टू मर्क्यूरी। तो अपन को डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कैलकुलेट करनी है। तो अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सोचो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये अपन को 13.6 दे रखी है। इसी तरीके से डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर जो है अपन को 6.8 दे रखी है। तो अगर इन दोनों को आप डिवाइड कर दो तो आप सिंपली देख सकते हो वाटर की डेंसिटी कट आउट हो जाएगी और हमें डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 6.8 डिवाइडेड बाय 13.6। तो अगर आप इसको सीधा कैंसिल कर दो तो 6.8 2 ज़ा 13.6 होता है, तो ये 0.5 बोले तो 1/2 बन जाती है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन विथ रिस्पेक्ट टू मर्क्यूरी अपने पास सीधा सीधा 0.5 आ जाती है। तो इस तरीके से किन्हीं भी दो चीजों की रिलेटिव डेंसिटी आप पता लगा सकते हो। अगर कुछ भी नहीं दी है तो हमेशा रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर होती है। इस चीज को बस अपन को ध्यान रखना है। अब जिस पार्ट के साथ अपन आगे बढ़ेंगे वो फ्लूइड स्टैटिक्स है, जिसमें अपन ये देखेंगे कि जो फ्लूइड है वो कंटेनर की वॉल्स के रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट पे रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना उसमें अपन फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे, जहां पे हम देखेंगे फ्लूइड जब फ्लो होता है तो वहां पे क्या क्या होता है। तो इस पार्ट में सबसे पहले अपन फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और उसके अंदर भी अपन को पता है कि जब भी फ्लूइड जो होता है उसके ऊपर सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स ही अप्लाई हो पाती है, क्योंकि कोई भी फ्लूइड जो है वो शेयर फोर्स नहीं झेल पाता, मतलब टेंजेंशियल फोर्स नहीं झेल पाता। तो किसी भी फ्लूइड में जो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा होता है उसी को अपन उस फ्लूइड का प्रेशर बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए कंटेनर अपन ले लेते हैं, इसके अंदर कुछ लिक्विड मान लेते हैं, सपोज वाटर ही है। ओके, अब इसके अंदर आप इमेजिन करो कि आपके पास एक क्यूब है, ठीक है। क्योंकि ये क्यूब रुका हुआ है तो अपन बोल सकते हैं कि ये कंप्लीटली इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, ठीक है। इस लिक्विड की जो डेंसिटी वो मान लो रो दे दी, ऊपर कुछ नहीं तो एयर है, तो एयर के पास एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिसको अपन PATM बोल सकते हैं। और ये जो क्यूब है, सपोज इसकी अगर साइड में A मान लूं, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ सेम है क्योंकि ये क्यूब है। अब अगर अपन समझें कि इस क्यूब पे आप सोचो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर अपन सोचे तो बोल सकता हूं मैं ऊपर से एक फोर्स लग रही होगी मान लो F1, नीचे से एक फोर्स लग रही होगी मान लो F2, और ये जो फोर्स है ये पूरे इस एरिया पे लग रही है, ठीक है। अपन ये बोल रहे हैं इस पूरे एरिया पे फोर्स F2 नीचे से लग रही है और इस ऊपर वाले एरिया पे फोर्स ऊपर से लग रही है पूरे एरिया पे कुछ F1, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है अपन ये बोल सकते हैं अगर ये फ्लूइड रुका हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ भाई mg भी तो होगा क्योंकि ग्रेविटी भी तो लग रही होगी। तो अगर मैं y डायरेक्शन में थोड़ा सा ध्यान से केयरफुली होकर सोचूं तो अपन ये लिख सकते हैं y डायरेक्शन में ऊपर वाली फोर्स इक्वल टू नीचे वाली फोर्स, तो अपन बोल सकते हैं F2 मस्ट बी इक्वल टू F1 प्लस mg, ठीक है। अच्छा, इसी में अपन अगर एक काम करें, दोनों तरफ एरिया से अगर डिवाइड कर दें तो अपन बोल सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा नीचे का प्रेशर, F1 अपॉन एरिया हो जाएगा ऊपर का प्रेशर, और यहाँ पे भी A से डिवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है कि जो मास है, मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अपन लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया ये हो जाएगा P2 नीचे से लगने वाला प्रेशर इक्वल्स टू F1 अपॉन एरिया विल बी ऊपर से लगने वाला प्रेशर, तो हो जाएगा P1 प्लस मास को लिख रहा हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू साइड, साइड मतलब ए ही हो जाएगा फिलहाल के लिए, इंटू जी अपॉन एरिया, एरिया बेसिकली ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ए इंटू ए करेंगे तो एरिया मिल जाएगा, तो ए से देखो कैंसिल आउट हो जाने वाला है, तो अपन को मिलेगा P2 बराबर P1 प्लस रो ए जी।
अब इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा ताकि हमको याद रखने में आसानी हो। सपोज अगर मैंने बोला a की जगह h इज द साइड ऑफ दिस क्यूब, इस क्यूब की जो साइड है मतलब जो हाइट है वो अगर h होती, ये भी अगर h होती और ये चौड़ाई भी अगर h होती, मतलब तीनों h अगर होते, तो अपन यहाँ पे बेसिकली a की जगह h यूज कर रहे होते, राइट। तो अपन इसको अगर ऐसे सोचे P2 इक्वल्स P1 प्लस रो जी एच, तो मैं चाहता हूं आप इसको इस फॉर्म में याद रखो। तो ये इक्वेशन अपन को क्या बता रही है, देखो नीचे से जो प्रेशर P2 लग रहा है वो प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर से ज्यादा है, कितना, P1 प्लस रो जी एच। मतलब ये जो हाइट, जो गहराई है P2 पॉइंट की, या जहां प्रेशर 2 लग रहा है, उस पॉइंट का प्रेशर ऊपर वाले पॉइंट की तुलना में इतना टाइम्स ज्यादा है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो कि P2 माइनस P1 दैट इज डेल्टा P इक्वल्स रो जी एच। तो ये चीज अपन को ये बताती है जब भी आप H गहराई में जाते हो तो प्रेशर रो जी एच से बढ़ जाता है। इसी तरीके से सपोज आप नीचे से ऊपर की तरफ आते हो तो इस पॉइंट का प्रेशर, ऊपर वाले पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 माइनस रो जी एच दैट विल बी P1। तो ऊपर आने में प्रेशर कम होता है, नीचे जाने में प्रेशर बढ़ता है। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है, जिस डायरेक्शन में फ्लूइड में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज होता है। जैसे अगर अपन सोचें कि पूरे फ्लूइड में ग्रेविटी कहाँ लग रही है, तो आप बोलोगे यार नीचे लग रही है, तो नीचे की डायरेक्शन में क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है तो नीचे जितनी गहराई में आप जाओगे प्रेशर उतना इंक्रीज होगा। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रेशर इंक्रीजेस। इस पॉइंट को अपन को याद रखना है, ठीक है। आजा, अब जैसे अगर सपोज इसी में अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई ये सोचो कि ये जो क्यूब का ऊपर वाला हिस्सा है, इस क्यूब का जो ऊपर वाला सरफेस है, ये कंटेनर के ऊपर वाले पार्ट से सपोज मैंने बोला d गहराई पे है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा ऊपर के कंपैरिजन में, अगर ऊपर का प्रेशर P ATM है तो इस पॉइंट का प्रेशर मान लो d गहराई पे अपन लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा P ATM प्लस रो जी डी। तो इसके पीछे आइडिया अगेन वही है, यहां पे अगर मान लो प्रेशर P ATM के बराबर है तो d गहराई पे आप जाओगे तो उसमें रो जी डी इंक्रीज आ जाएगा, राइट। तो ये आइडिया अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये सारी हो गई y डायरेक्शन में बात। अब अगर मैं x में भी यहाँ पे बात करूं तो x डायरेक्शन में अभी भी अगर ये इक्विलिब्रियम में है हमारा पूरा सिस्टम, तो अपन ये बोल सकते हैं इस तरफ से मान लो अगर फोर्स लग रही है Fx1 और पीछे तरफ से इस तरफ से मतलब फोर्स लग रही है Fx2, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई और फोर्स नहीं है तो अपन ये बोल सकते हैं Fx1 मस्ट बी इक्वल टू Fx2। तो x डायरेक्शन में अपन लिख सकते हैं Fx1 बराबर Fx2। अगर इन दोनों में अपन एरिया से डिवाइड कर दे तो अपन लिख सकते हैं प्रेशर अलोंग x बोले तो 1 इज इक्वल टू प्रेशर अलोंग x बोले तो 2। तो इसका मतलब ये होगा कि इधर से लगने वाला प्रेशर और इधर से लगने वाला प्रेशर सेम होता है। तो यहां से एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा काम आएगा। हॉरिजॉन्टल लेवल में सेम फ्लूइड में प्रेशर सेम होता है। तो पहले अपन प्रेशर को बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि प्रेशर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे अभी अपन ने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कैसे कैलकुलेट किया होगा। तो यूरोप में एक बंदा था टॉरिचेली, उन्होंने एक बैरोमीटर करके इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिससे अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली टॉरिचेली ने क्या किया था, एक टेस्ट ट्यूब उनके पास था, सपोज ये टेस्ट ट्यूब है, और उनके पास एक गमला भर के मर्क्यूरी था। जैसे ये गमले में अपन ने एक बर्तन में बड़ा सा मर्क्यूरी अपन ने भर रखा है। तो इसको आप ऐसे समझो, उसने टॉरिचेली ने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में से भर के मर्क्यूरी पूरा भरा ऊपर तक, फिर उसको कैप ऐसा बंद किया, उसका मुंह ऐसे बंद किया, फिर गमले के अंदर लेके गए और उन्होंने अंगूठा खोल दिया। तो अगर इसका हेड से आप उंगली हटा दोगे तो मर्क्यूरी थोड़ा सा ड्रॉप कर जाएगा। अब मर्क्यूरी जब ड्रॉप किया तो उनको ये चीज समझ में आई कि भाई इधर पे तो कुछ भी नहीं है, एयर है ही नहीं वहां पे, तो यहां पे एक्चुअली में वैक्यूम था। एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोग वैक्यूम की स्पेलिंग ठीक से नहीं जानते हैं, तो वैक्यूम की करेक्ट स्पेलिंग VACWM होती है, ना कि VACCUM। तो इसको एक बार खुद भी गूगल करके चेक कर लो। तो अब टॉरिचेली को आगे क्या समझ में आया, देखो अंदर तो कुछ भी नहीं है और अपन को अभी चीज पता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में सेम फ्लूइड में प्रेशर इक्वल होता है। तो इस आइडिया को उन्होंने यूज किया, उन्होंने बोला कि ये जो पॉइंट है जो एयर और मर्क्यूरी के बीच में है, और यहां पे एक पॉइंट ले लो और ये दोनों ही पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में अगर हो तो इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर इक्वल होना चाहिए।
तो उन्होंने बोला मान लो इस पॉइंट को अपन ए बोल देते हैं और लिक्विड के अंदर जो ये पॉइंट है इसको बी बोल देते हैं, और दोनों के दोनों अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है तो इन दोनों पॉइंट्स में प्रेशर इक्वल होना चाहिए। तो उन्होंने बोला अगर हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जाएं तो प्रेशर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे अगर वैक्यूम है मतलब प्रेशर शुड बी जीरो। प्रेशर पहली बात आता किस वजह से है? प्रेशर आता है जब गैस के मॉलिक्यूल्स किसी सरफेस को जाके टकराते हैं तो वो प्रेशर जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि कोई गैस या एयर है ही नहीं तो इसलिए यहाँ पे कोई प्रेशर भी नहीं होगा, दैट्स वाई वैक्यूम का प्रेशर हमेशा जीरो होता है। तो अगर अपन सोचे यहाँ पे हर पॉइंट पे प्रेशर जीरो होगा तो इस पॉइंट का भी प्रेशर जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट से बी पॉइंट तक का प्रेशर लिखूं तो अपन लिख सकते हैं प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल्स जीरो प्लस, क्योंकि अपन गहराई में जाएंगे नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू, अगर ये हाइट h है मतलब h हाइट तक मर्क्यूरी फील्ड है तो रो जी h अपन लिख सकते हैं जैसे अभी हमने सीखा थोड़ी देर पहले, राइट। तो फर्स्ट चीज हमको ये मिली। अच्छा, इस पॉइंट ए पे जो प्रेशर है वो तो एयर की वजह से ही है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अपन बोल सकते हैं ए पॉइंट का जो प्रेशर है दैट इज PATM एंड PA मस्ट बी इक्वल टू PB, और PA की वैल्यू तो PATM है। तो अगर PA और PB इक्वल हैं तो आप बोलोगे PATM मस्ट बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू G इंटू H। तो जो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है, तो टॉरिचेली बाबा को जो ये हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम है इन्होंने अलग अलग जाके मेजर किया, कहीं पे हाइट कम आई कहीं पे हाइट ज्यादा आई। जैसे माउंटेन्स में आप जाओगे तो वहां पे एयर की डेंसिटी कम हो जाती है तो प्रेशर भी कम हो जाता है, तो मर्क्यूरी की हाइट भी कम हो जाती है। तो ऐसे अलग अलग जगह उन्होंने टेस्टिंग की तो उनको ये समझ में आया कि हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम जो एवरेज हाइट निकल के आती है दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एवरेज वैल्यू बताने के लिए H को आप लग दोगे 76 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, G की वैल्यू 10 होती है और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी होती है 13600 kg पर मीटर क्यूब। तो ये सारी वैल्यू जब उन्होंने पुट की तो उनको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसकी वैल्यू मिली 10-13-25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगेन यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है ब्लेस पास्कल, उनके नाम पे पास्कल रखा गया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, तो पास्कल को शॉर्ट में PA बोलते हैं। तो 1 ATM प्रेशर इज इक्वल टू 10-13-25 पास्कल। ठीक है, ये जो 10-13-25 है क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है इसको थोड़ा अप्रॉक्स लेके भी अपन सॉल्व करते हैं, जैसे G को अपन 9.8 की जगह 10 बोलते हैं, राइट। उसी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी कई बार 10⁵ पास्कल भी बोल देते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो पास्कल बार सब सेम ही होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सब सेम ही होता है, ये अलग अलग यूनिट्स हैं प्रेशर की, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि यार टॉरिचेली को क्या पड़ी थी कि यार मर्क्यूरी यूज किया उन्होंने, वाटर भी तो यूज कर सकते थे। तो अगर एक वाटर से अपन ने बैरोमीटर बनाया तो उस केस में आप सोचो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम है लेकिन अगर वाटर की डेंसिटी यहाँ पे रखोगे, G की वैल्यू रखोगे, तो अगर आप H कैलकुलेट करो तो H की वैल्यू 10.3 मीटर्स आती है। तो अगर पानी का अगर आपने बैरोमीटर कंस्ट्रक्ट किया तो उसकी ये जो टेस्ट ट्यूब होगी ये 10.3 मीटर्स लंबी होगी, दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 3 से 4 मंजिला। तो ये बनाना बहुत भारी काम है, इसलिए पानी का बैरोमीटर नहीं बनाया गया था। तो अगर अपन प्रेशर का एक स्केल बनाए कि हम प्रेशर को कैसे करके समझ सकते हैं, तो अपन को सबसे पहले ये समझना है कि जो सबसे मिनिमम प्रेशर हो सकता है दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, तो वो जीरो हो सकता है, दैट इज ऑफ वैक्यूम। तो वैक्यूम का प्रेशर जीरो होता है। इसके बाद आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो एवरीडे लाइफ में अपन को फील होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है अपना जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटर बैलेंस करने के लिए होता है। आप ये सोचो सरफेस के अंदर अपना ब्लड बह रहा होता है, राइट। अब ऊपर से एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, प्रेशर लगा रहा है, तो हमारा ब्लड भी अंदर से एक प्रेशर लगाता है ताकि एक इक्विलिब्रियम बना रहे हमारी स्किन बोले तो ब्लड और एयर के बीच में। अगर हम बाहर का प्रेशर हटा दें तो अपन का जो स्किन है वो एक्चुअली में फट जाएगा। जैसे बहुत सारी आप एस्ट्रोनॉट वाली मूवीज जो हैं जो स्पेस में जिसमें जाते हैं, और उन मूवीज में अगर आपने ध्यान दिया हो कि कई बार स्पेस सूट जो रहता है उसमें कहीं से होल वगैरह हो जाता है, तो अंदर जो एस्ट्रोनॉट है उसकी बॉडी फट जाती है। रीजन यही होता है कि उसके अंदर ब्लड प्रेशर है पर बाहर कोई प्रेशर ही नहीं है। ये इतना ज्यादा प्रेशर है, इसको आप ऐसे सोच सकते हो अगर 100 kg की बोरी 1000 बोरी आपके ऊपर रखी हो तो इतना प्रेशर वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इतना ज्यादा प्रेशर होता है अपने ब्लड का भी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब नेक्स्ट एक और चीज में आती है गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर को आप ऐसे समझ सकते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर ज्यादा प्रेशर है किसी चीज में तो उसको पॉजिटिव गेज प्रेशर अपन बोलते हैं, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है तो उसको नेगेटिव गेज प्रेशर बोलते हैं। तो कई बार अपन हॉस्पिटल्स वगैरह में या कहीं पे जो गैस के सिलेंडर्स होते हैं उसमें एक छोटा सा ऊपर गेज लगा होता है। गेज माने बेसिकली एक मीटर जिसमें कांटा हो, ठीक है। तो उसमें अपन देख सकते हैं कि प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है या एटमॉस्फेयर से कम है। तो जो गेज होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ऐसा होता है सर्कुलर, बीच में उसका जीरो होता है। जीरो मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। राइट साइड में आप जाओगे तो पॉजिटिव गेज प्रेशर विच इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस साइड पे अगर काटा होता है दैट इज नेगेटिव गेज प्रेशर विच मींस आपका जो टंकी का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। और जो अपना कुकर होता है घर में जिसमें अपन दाल या चावल कुक करते हैं, उसके अंदर जो प्रेशर है वो अराउंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर का होता है। दैट इज डबल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10, 13, 25 है तो कुकर के अंदर 2 लाख समथिंग प्रेशर होता है। तो इस तरीके से अपन एक प्रेशर का स्केल अपन को एक ध्यान रखना है कि मिनिमम प्रेशर किसी भी चीज में 0 हो सकता है, प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं होता मेरे भाई। तो अब अपन देखने वाले हैं कि कैसे हाइट के साथ जो प्रेशर है वो वेरी करता जाता है। जैसे अपन अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं, बोले तो हाइट पे जाते हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन के लेवल्स कम हो जाते हैं, राइट। तो ये कैसे करके होता है, प्रेशर कम कैसे होता है, वो एग्जैक्ट अपन देखते हैं। तो एक चीज अपन को ये समझनी पड़ेगी कि हमको ये चीज तो पता है कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस होगी, क्योंकि अल्टीमेटली गैस के मॉलिक्यूल्स टकरा के ही तो प्रेशर डेवलप करते हैं, राइट। तो अपन को ये चीज पता है कि जो भी डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, ओके। अब अगर मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू के टाइम्स प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक। अब मैं अगर अर्थ सरफेस पे बात करूं, अर्थ सरफेस पे अपन लिख सकते हैं कि डेंसिटी को सपोज रो नॉट है और के की वैल्यू तो के ही रहेगी, और प्रेशर कुछ पी एटीएम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन एन एवरेज धरती की सरफेस पे होता है, राइट। तो यहां से देखो आप के की वैल्यू निकल के आ जाएगी रो नॉट अपॉन पी एटीएम। तो इस रो नॉट अपॉन पी एटीएम को आप इस तरीके से सोच सकते हो कि जो एयर की डेंसिटी अर्थ के लेवल पे रहती है, अर्थ के सरफेस लेवल पे रहती है, उसको अपन रो नॉट बोल रहे हैं। जनरली ये 1.2 kg पर मीटर क्यूब होती है, और पी एटीएम तो हमारा 10, 13, 25 वाला ही प्रेशर है, ओके। तो यहां से अपन को के मिल जाता है। अब अपन को ये समझना है कि जैसे जैसे हम धरती के सरफेस के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर कैसे चेंज होता है। बेसिकली हमको पता है जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी लगती है उस डायरेक्शन में अपन जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होता है, और उसके अपोजिट जाएंगे तो डिक्रीज होता है, राइट। तो मैं ये बोल रहा हूं जैसे अपन धरती की सरफेस के ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर कम होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं छोटा सा चेंज इन प्रेशर डीपी बराबर रो जी डी वाई। सपोज मैंने छोटी सी हाइट डी वाई कवर की, तो ऊपर डी वाई जाने पे छोटा सा चेंज इन प्रेशर हमको मिला, और ये जो चेंज है ये नेगेटिव आने वाला है क्योंकि प्रेशर डिक्रीज होता है। तो एक माइनस में इसमें लगा देता हूं, ठीक है। तो हमको जैसे पता था डेल्टा पी बराबर रो जी एच, उसी वाले फंडे से मैंने ये लिखा है छोटा सा चेंज इन प्रेशर बराबर नेगेटिव टाइम्स ऑफ रो जी डी वाई। अब यहाँ पे जो रो है उस रो को हम ये फंक्शन लिख सकते हैं जहाँ पे के की वैल्यू हमारे पास है। तो हम इसको लिख सकते हैं छोटा सा चेंज इन प्रेशर डी पी बराबर माइनस रो को अपन लिख सकते हैं के टाइम्स पी। तो अपन लिख देंगे रो नॉट अपॉन पी एटीएम टाइम्स पी इंटू जी इंटू डी वाई, ओके। अब अगर आप यहाँ से देखो पी को आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाओ लेफ्ट में, तो आपको मिलेगा डी पी अपॉन पी इक्वल्स माइनस जी अपॉन पी एटीएम टाइम्स डी वाई इंटू यहाँ पे रो नॉट भी रहेगा, ओके। अब अगर अपन दोनों साइड इंटीग्रेशन करें तो हमको ये समझना है इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगेगी। इनिशियली जब हम धरती के सरफेस पे थे तो वहाँ पे हाइट 0 थी, वहाँ पे प्रेशर पी एटीएम था, और जब हम किसी हाइट h पे पहुँच गए तो वहाँ पे कुछ प्रेशर p हो गया जो हम जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो dx अपॉन x टाइप का फंक्शन दे रखा है जिसका इंटीग्रेशन log होता है। तो ये बन जाएगा ln p अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये बन जाएगा ln p अपॉन पी एटीएम बराबर माइनस रो नॉट जी एच अपॉन पी एटीएम। सही बात। अब यहाँ पे देखो आपको कुछ नहीं करना है, एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग लोगे तो ये सारा चीज ई की पावर में चला जाएगा, राइट। और फिर डिनोमिनेटर को ऊपर फेंक के मारेंगे तो अपने पास सीधा सीधा प्रेशर का फंक्शन आ जाएगा P इक्वल्स पी एटीएम टाइम्स ई की पावर माइनस रो नॉट जी एच अपॉन पी एटीएम। तो ये अपन को फंक्शन जो मिल रहा है ये हमको कुछ ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम धरती से दूर जाते हैं, धरती की सरफेस से ऊपर जाते हैं, स्पेस की तरफ जाते हैं, तो जो प्रेशर है वो लीनियरली डिक्रीज नहीं होता बल्कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन रहा है। तो हमको ये समझना है कि जैसे अगर अपन हाइट के साथ प्रेशर का वेरिएशन का ग्राफ अगर सोचें, तो अगर मैं प्रेशर बनाऊं और यहाँ पे हाइट फ्रॉम द सरफेस बनाऊं,
तो ये जो प्रेशर का फंक्शन आता है ये हमको कुछ इस टाइप का ग्राफ देता है, राइट। ये हमको एक्सपोनेंशियल डिके बताता है कि जैसे जैसे हम हाइट के साथ ऊपर जाएंगे एक्सपोनेंशियली प्रेशर गिरेगा। इसी वजह से जब माउंटेन्स वगैरह पे क्लाइंबर्स लोग जाते हैं तो साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह रखते हैं अपने, जिससे वहां की जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्योंकि प्रेशर कम होता जा रहा है उसको कंपनसेट किया जा सके। अब जो अभी तक अपन ने सीखा उस पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमें कुछ जो पॉइंट्स है वो और स्ट्रांगली दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे जैसे आता है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ एन ऑयल कॉलम। यहाँ पे कुछ ऑयल भरा हुआ है जिसकी हाइट अपन को पता लगानी है। इसकी रिलेटिव डेंसिटी 3 दे रखी है। इस पार्ट में वाटर भर रखा है और ये जो वाटर की हाइट है इस निचले हाइट से 40 सेंटीमीटर ऊपर अपन को दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस सिंपल सा एक काम ये करना है जो अपने डायलॉग याद कराया था, सेम फ्लूइड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर सेम होता है। तो अपने को बस ये सोचना है कि देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट पकड़ो और यहाँ पे ये वाला पॉइंट पकड़ो। मान लो इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, मान लो इस पॉइंट को बी बोल देते हैं। तो डेफिनेटली से ये बात अपन बोल सकते हैं कि जो बी पॉइंट है वो ऑयल और वाटर दोनों में है, तो अपन इसको वाटर में कंसिडर कर सकते हैं। और ए पॉइंट देखो वाटर में ही है। अब ए और बी देखो सेम लेवल पे है और सेम फ्लूइड में भी हो जा रहा है, तो ए और बी का प्रेशर जो है वो सेम होने वाला है। तो इस फंडे से अपन को खेलना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अपन सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। ठीक है। अब सोचो ए पॉइंट तक जब आपको आना है तो आपको यहाँ पे एयर मिलेगी और एयर से होते हुए नीचे जाके आप ए तक जाओगे। सिमिलरली जब आप बी पॉइंट पे आना चाहते हो तो यहाँ पे ऊपर आपको एयर मिलेगी और एयर से होते हुए आप बी तक आना चाहते हो, राइट। तो अपन क्या लिखेंगे, जैसे गहराई में जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होता है, तो वही फंडा अपन को लगाना है। तो ए पॉइंट के लिए अगर अपन लिखते हैं तो बाहर हमको मिलेगी PATM प्लस, जब अपन गहराई में जा रहे हैं तो यहाँ का प्रेशर प्लस ρGH होता था, याद करो। तो वैसे करके यहाँ का प्रेशर अपन ने PATM लिख दिया और ये हाइट 40 सेंटीमीटर है तो अपन लिखेंगे प्लस ρG40, लेकिन उसको मीटर में रखना है, SI यूनिट्स में लिखना है अपने को। तो अपन लिख सकते हैं रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 40/100। ठीक है, इक्वल्स, ये हो गया लेफ्ट साइड में ए तक का काम हो गया। अब राइट साइड में बी पॉइंट के पास जाना है तो फिर से वही करेंगे। यहाँ पे हमको मिलेगा PATM और फिर हमको ρGH करना है इस ऑयल में। अच्छा, मैंने आपको सिखाया था यार रिलेटिव डेंसिटी अगर 3 दे रखी हो तो डेंसिटी ऑफ ऑयल आप कैसे निकालोगे। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो अपन को 3 दे रखी है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर अपन को याद रखनी है 1000, तो ये ऊपर चले आएगा तो 3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर बन जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन लिखते हैं PATM प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू एच, अगेन h/100 कर दे रहा हूं क्योंकि मैंने माना है ये h जो है सेंटीमीटर्स में है, तो h अगर सेंटीमीटर्स में होगा तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो आएगा उसमें h अपन को सेंटीमीटर में मिलेगा। अब यहाँ पे आप सिंपल सी देखो, PATM से PATM कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा, रो ऑफ वाटर g इंटू 40/100 इक्वल्स रो ऑफ ऑयल को मैं यहाँ से 3 टाइम्स रो ऑफ वाटर लिख सकता हूँ, रो ऑफ वाटर इंटू 3 इंटू जी इंटू एच अपॉन 40। तो आप सिंपली फिर से देख सकते हो, रो वाटर कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा और ये h/40 क्यों लिख रखा भाई, h/100 होना चाहिए, h/100। तो नीचे का 100 ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपन को सिंपल मिल जाएगा, यहाँ 40 मिलेगा और ये जो 3 है लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो 40/3 सेंटीमीटर अपना h की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो सवाल किस भी टाइप का हो, बस अपन को एक लाइन याद रखनी है कि सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। चलो इसको एक और एप्लीकेशन में देखते हैं कैसे ये लाइन हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकती है। नेक्स्ट सवाल हमको बोल रहा है कि वाटर इज फिल्ड अप टू 40 सेंटीमीटर हाइट एंड सपोर्ट्स अ 31 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ अननोन लिक्विड एज शोन। ये कोई अननोन लिक्विड है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अननोन फ्लूइड। तो यहाँ पे कोई एक अननोन ग्रीन कलर का कुछ फ्लूइड भर रखा है और एकदम मिड पॉइंट तक ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरी हाइट है ये 40 सेंटीमीटर है, ये हाइट 31 सेंटीमीटर है। ओके, तो अपन से ये पूछ रहा है कि अब अपन को इसकी डेंसिटी पता करनी है। ठीक है, तो फिर से वही वाला फंडा याद करना, देखो सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप कंसिडर कर लो। ठीक है, तो सोचो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, इसका नाम दे देते हैं ए। ठीक है, यहाँ पे भी एक पॉइंट ले सकते हैं, इसको मैं बी बोल देता हूँ और यहाँ पे भी एक पॉइंट ले सकते हैं जिसको अपन सी बोल देते हैं। अब थोड़ा समझना मैंने ABC अलग अलग क्यों लिया। ए जो पॉइंट है ये वाटर के अंदर भी है और ये अननोन फ्लूइड के अंदर भी है, दोनों के बीचों बीच है। ठीक है, अब जो सी पॉइंट है और जो बी पॉइंट है मैंने सेम लेवल पे ऑलमोस्ट लिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ तो ATM मिलेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वहाँ से नीचे जाएंगे तो सी पे पहुँचेंगे और हमको पता है सी पॉइंट का प्रेशर विल बी ए पॉइंट का प्रेशर
उसी तरीके से हम यहाँ से PATM प्लस रो GH करके B तक आएंगे और जो B का प्रेशर होगा वही इस A पॉइंट का भी प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ B और C का प्रेशर मिला के A के इक्वेट करा देंगे तो हमारा अननोन फ्लूइड का डेंसिटी निकल आएगा। तो ये प्लानिंग है बेसिकली, ठीक है। तो लेफ्ट एंड से अपन लिख सकते हैं प्रेशर एट B इक्वल्स बीच में प्रेशर एट A इक्वल्स प्रेशर एट C। कुल मिला के ये काम हमको करना है। तो सबसे पहले मैं B का हिसाब लिख रहा हूँ। तो B का हिसाब लिखने के लिए हम लेफ्ट वाले आर्म से आएंगे तो ऊपर अपन को मिलेगा PATM प्लस वाटर भरा है तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू हाइट है 40 सेंटीमीटर तो अगेन 40/100 आप करोगे तो B पे आ गए अपन। तो B का प्रेशर आ गया तो वही A का भी प्रेशर हो जाएगा इक्वल्स अब अपन C का प्रेशर के इक्वेट करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली B और C तो बराबर ही है। तो यहाँ से अपन देखेंगे C पे आने के लिए फिर से वही PATM प्लस रो GH की जगह 31 डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे PATM प्लस डेंसिटी ऑफ अननोन फ्लूइड मान लेते रो डैश इंटू G इंटू 31/100 अपन कर देंगे। हमेशा SI यूनिट्स का ध्यान रखना है भाई। तो PATM से PATM कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने को मिलेगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू 40/100 इक्वल्स डेंसिटी ऑफ अननोन फ्लूइड G 31/100। तो यहाँ से आप सिंपल सा देख सकते हो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, G से G निपट जाएगा तो डेंसिटी ऑफ अननोन फ्लूइड आ जाएगा रो वाटर इंटू 40/31। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करें 1000 इंटू 40/31 तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1290 kg/m³ निकल के आती है। तो फिर से मैं वही बोलूंगा, कितना ही खतरनाक सवाल क्यों ना लगे, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको है तो फटाफट आप उसको बना सकते हो। तो इस टाइप के सवाल भी अपन से पूछे जाते हैं कई बार, जिसमें इस टाइप का कुछ एक बर्तन दे रखा है जिसमें सेम हाइट तक देखो आप लिक्विड भरा है, सेम ही लिक्विड भरा है और नीचे जो बेस का एरिया है वो दोनों में सेम है और क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द वेसल। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वही सोचते हैं कि यार देखो यहाँ पे ज़्यादा वाटर होगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा फोर्स होगा, पर बिल्कुल भी भावनाओं के साथ नहीं जाना है, यहाँ पे फिजिक्स के साथ जाना है। तो इस टाइप के सवालों में बस आपको ये सोचना है कि बॉटम पे फोर्स क्या होगा, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो अगर मैं बॉटम पे प्रेशर निकालूं तो हमको ये पता है ऊपर तो प्रेशर PATM होगा, राइट, और H हाइट नीचे आएंगे तो रो GH अपन लिखेंगे। तो प्रेशर अगर मैं लिखूं तो आएगा PATM प्लस रो GH, ये हो गया प्रेशर इनटू दोनों का बॉटम एरिया A ही है तो A लिख देते हैं। तो ये फोर्स आएगा मान लो फर्स्ट वाले में, और सेकेंड वाले में भी आप हिसाब लगाओगे तो सेम कहानी है, यहाँ पे भी उसको PATM मिलेगा और जब ऊपर से आप नीचे आओगे तो प्लस रो GH ही तो आप करोगे, तो और नीचे एरिया मल्टीप्लाई करो तो एरिया तो सेम ही है। तो यहाँ से समझ में आता है F1 और F2 तो बराबर निकल के आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत झोल झामाल होता है, तो हमेशा ध्यान रखना है अगर बॉटम का एरिया इक्वल है और सेम हाइट तक लिक्विड्स फिल्ड है तो उनमें जो फोर्स है वो इक्वल लगती है। तो इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर 1:1 या फिर F1 = F2 हो जाएगा। तो आई होप आपको रीजन हमेशा इसका ध्यान रहेगा। एक और बात इसमें और मैं आपसे बताता हूं, जैसे अगर क्वेश्चन में आए कि अलग अलग पॉइंट्स पे जो लिक्विड है वो वेसल पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है वो बताओ। तो जैसे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, सपोज ये पॉइंट है मान लो X, ये पॉइंट है मान लो Y, मान लो ये पॉइंट है Z। X, Y और Z पे जो फ्लूइड है वो किस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा वो अपन को समझना है। तो X पे प्रेशर हम बोल सकते हैं ऐसा लगाएगा, क्योंकि जो भी फ्लूइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स ही अप्लाई कर सकता है, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। इसी हिसाब से आंसर हो जाएगा। Y पे भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। Z पे भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, अगेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जो भी लिक्विड हम पढ़ते हैं, जो भी फ्लूइड हम पढ़ते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई कर सकता है, जिसको अपन प्रेशर बोलते हैं, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस पॉइंट को अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज जो अपन को समझनी है वो है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर जो होता है बेसिकली उसका इस्तेमाल होता है किसी भी सिस्टम का प्रेशर जानने के लिए। जैसे सपोज यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें कोई गैस भरी है, तो मैनोमीटर को लाके हम यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो मैनोमीटर बेसिकली इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है। इसके अंदर मर्क्यूरी या कोई हैवी लिक्विड होता है जिससे हम प्रेशर डिफरेंस पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो गैस इसके अंदर भरी है इसका प्रेशर कितना है वो निकालने के लिए मैनोमीटर यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान रखना है, गैस जो हम आइडियल गैस सोच के बात करते हैं और रियल गैस भी लगभग आइडियल की तरह ही बिहेव करते हैं कुछ खास कंडीशंस में। अगर आप वो कंडीशन जानते हो तो कमेंट्स में जरूर से मुझे बताओ, ठीक है। तो ये जो गैस है हम ये सोचते हैं कि गैस हर जगह बराबर प्रेशर एक्सर्ट करती है,
ओके। तो अगर गैस हर जगह बराबर प्रेशर एक्सर्ट करती है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होती है, तो इस गैस का जो भी प्रेशर होगा इस पॉइंट पे वही प्रेशर होगा गैस का। ओके। और हमको पता है ये जो पॉइंट और ये जो पॉइंट है अगर सेम लेवल पे है तो सेम लेवल पे सेम फ्लूइड में प्रेशर सेम होता है। तो इस आइडिया से अगर मुझे इस पॉइंट का प्रेशर पता चल जाए तो यहाँ का प्रेशर पता लग जाएगा और इस गैस का प्रेशर भी पता लग जाएगा। ठीक है। तो अगर सपोज हमको हाइट पता है तो अगर मैं इस पॉइंट का प्रेशर लिखना चाहता हूँ, मान लो पॉइंट x है, ये वाला पॉइंट y है, तो मैनोमीटर में वही वाला फंडा चलेगा, प्रेशर एट x इक्वल्स प्रेशर एट y। तो x पॉइंट का प्रेशर अगर मैं लिखूं तो फिर से वही करना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर से नीचे h हाइट तक जाना पड़ेगा तो मुझे x का प्रेशर पता चलेगा। तो x पॉइंट का प्रेशर लिखने के लिए मैं लिखूंगा P ATM प्लस डेंसिटी ऑफ जो भी मर्क्यूरी है तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू एच बराबर प्रेशर एट y। और जो प्रेशर एट y है वही अपना प्रेशर ऑफ गैस है। तो अगर सपोज हमें हाइट पता है, g की वैल्यू 10 ले सकते हैं और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी भी 13600 होती है और P ATM 10 की पावर 5 पास्कल अगर लें तो अपने को प्रेशर एट y दैट इज प्रेशर ऑफ गैस हम पता लगा सकते हैं। तो मैनोमीटर हो चाहे इस टाइप का कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके सामने आए कभी, तो बस वो एक लाइन याद रखना, उससे सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। नेक्स्ट इसमें हमको एक और चीज देखनी, जो डैम होता है, पानी वाला डैम जो होता है, उसका जो गेट होता है, उसका जो आप स्ट्रक्चर कभी देखे हो ध्यान से तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, नीचे से वो बहुत चौड़ा बनाते हैं उसको, क्योंकि हमको ये पता है नीचे जाते जाते जो पानी का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और पानी जो है वो लेफ्ट साइड पे रहता है। तो जो डैम होता है, डैम की दीवार इस टाइप की क्यों बनाई जाती है, इसको अपन थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सपोज डैम का जो दरवाजे का क्रॉस सेक्शन है वो अपन ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो डैम का गेट है जिसपे पानी है उसको इधर बना लिया। ओके, अब इस पे अपन को समझना है पानी ऊपर तक फिल्ड है। अब सपोज ऊपर से अपन ने y डेप्थ पे अपन ने एक छोटा सा पट्टी इधर लिया जिसकी चौड़ाई सपोज मैंने बोल दिया कुछ dy है। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि इस तरफ से जो वाटर है वो इस पतली सी पट्टी पे कितना प्रेशर या कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो जानना चाहता हूं, क्योंकि जितना ज़्यादा वो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसी को संभालने के लिए हमको यहाँ पे गेट का मटेरियल बनाना पड़ेगा, उतना मोटा गेट हमको बनाना पड़ेगा, ये आइडिया है। ठीक है, तो अगर मैं y गहराई पे पानी जो फोर्स लगा रहा है वो लिखना चाहता हूं तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो अगर हम छोटा सा फोर्स लिखें तो प्रेशर उसके लिए लिख सकते हैं P ATM प्लस रो जी वाई, ये हो गया प्रेशर इनटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, सपोज इस गेट का मैंने आपको चौड़ाई बता दिया, इस गेट का चौड़ाई कुछ W है। ओके, तो एरिया हो जाएगा W इंटू डी वाई। ठीक है, अब एक चीज समझना है अपन को, इस तरफ से अपन जो फोर्स लिख रहे हैं वो पानी का ऐसा आ रहा है, दैट इज P ATM प्लस रो जी वाई इंटू द एरिया। ठीक है, और लेफ्ट साइड में भी तो एयर है तो यहां से भी तो P ATM इंटू एरिया लग ही रहा होगा। तो ये एरिया वाली टर्म हम कैंसिल आउट कर सकते हैं बोथ साइड से ताकि हमको नेट फोर्स मिले। तो F अगर मैं लिखूं, छोटा सा F अगर मैं लिखूं अब, तो अपन उसको लिखने वाले हैं रो जी वाई इंटू डब्ल्यू इंटू डी वाई। अब अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो हम पूरे दरवाजे पे लगने वाला जो फोर्स है वो पता लगा सकते हैं। अब अगर आप सोचोगे कि इस दरवाजे की जो हाइट है अपन को सपोज कुछ h दे रखी है, तो 0 से लेके h गहराई तक अपन जाएंगे तो टोटल फोर्स 0 से लेके f तक अपन को मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर फोर्स अपन निकालेंगे तो यहाँ से अपन इंटीग्रेट करें तो आएगा रो जी, w तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, y dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 और इसमें आप लिमिट्स लगा दोगे 0 से लेके h तक, तो जो फोर्स आएगी फोर्स अपन को मिलेगी रो जी डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर बाई 2। अब यहां से मैं आपके लिए एक शॉर्टकट बनवाने वाला हूं जिसको आप थोड़ा सा केयरफुल याद रखोगे तो बड़े बड़े सवाल भी सॉल्व हो जाएंगे बहुत इजीली। ये जो रिजल्ट आया ना इसको इस नजर से देखो कि तो अपन लिख सकते हैं F इक्वल्स रो जी एच बाई 2 इंटू डब्ल्यू इंटू एच। इसको अगर इस फॉर्म में आप देखोगे तो आपको दो बातें समझ में आएगी, सुनना। W इंटू एच क्या है, W इंटू एच बोले तो इस पूरे गेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया जिसपे पानी आके पुश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, रो जी एच बाई 2 क्या है, रो जी एच बाई 2 अपन बोल सकते हैं इसका जो एवरेज है, मतलब इस लेंथ का जो एवरेज है या मिड पॉइंट आप बोल सकते हो। अब रो जी एच बाई 2 जो है वो आप सोच सकते हो h बाई 2 गहराई पे लगने वाला एक्सेस प्रेशर है। h बाई 2 डेप्थ पे जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है अदर देन P ATM वो एक्स्ट्रा प्रेशर आप लिख रहे हो। तो इसी फॉर्म में अगर मैं क्वेश्चन आपको ऐसा दूं कि सपोज हमारे पास एक सर्कुलर गेट है बेटा,
अब इसके लिए आप बताओ तो कितना फोर्स लग रहा होगा इस पूरे गेट पे, तो अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत भारी काम है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, अगर पानी ऊपर तक भरा हो तो आप इसके सेंटर पे लेके प्रेशर लगा दो, वो प्रेशर लगेगा रो जी इंटू रेडियस, क्योंकि h/2 यहाँ पे रेडियस का काम करेगा, इनटू इसका पूरा एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ऐसा अगर आपके पास एक सर्कुलर गेट होगा तो उस सर्कुलर गेट पे भी लगने वाला प्रेशर इस आइडिया से निकाल पाओगे। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है आपको। फॉर्मूला बता रहा है टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ अ गेट इज इक्वल टू टोटल एरिया इनटू जो भी एक्सेस प्रेशर, जो कि रो जी एच से अपन बताते हैं, एक्सेस प्रेशर एट द मिड पॉइंट ऑफ द होल एरिया, एरिया का जो सेंट्रॉइड होगा उसका जो भी डेप्थ होगा वाटर के सरफेस से वो आपको लेना है। जैसे यहाँ पे पानी ऊपर तक भरा था तो ऊपर से इस दरवाजे का सेंट्रॉइड h/2 पे आएगा। जैसे हमने सर्कल माना, सर्कुलर एरिया का जो सेंट्रॉइड है वो r डेप्थ पे आएगा, बोले तो रेडियस डेप्थ पे आएगा ऊपर से जहां पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। और ये फॉर्मूला तभी के लिए वैलिड है जब जो भी आपका गेट है उसका अपर पार्ट तक ही पानी फिल्ड हो। अगर इसके ऊपर तक फिल्ड होगा तो आपको फिर भैया देसी जुगाड़ मतलब पूरा इंटीग्रेशन करके ही लाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे जो फोर्स है वो देखो वाई स्क्वायर के साथ बढ़ रहा है, मतलब अलग अलग वाई डालूंगा तो फोर्स की वैल्यू अलग अलग आएगी। वाई की वैल्यू जितनी बड़ी आएगी फोर्स भी उतना ज़्यादा लगेगा। इससे आप समझ सकते हो कि जो डैम के दरवाजे बनते हैं उनके ऊपर तो फोर्स कम लगती है, लेकिन जैसे जैसे गहराई पे जाते हैं तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है। इसलिए जो डैम का बेस होता है वो काफ़ी मोटा बनाया जाता है ताकि गहराई पे जो बहुत ज़्यादा फोर्स है उसको विथस्टैंड किया जा सके। तो इसलिए डैम के गेट का जो शेप है वो ऐसा कुछ होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज अपन को समझनी है। अभी तक हम देख रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेशर तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है अगर एक्सेलरेशन हो तो इसलिए अब अपन बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड फ्लूइड्स की। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक टैंक है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है और ये टैंक सपोज इस तरफ a एक्सेलरेशन से चल रहा है। ठीक है, तो अब आप अगर फिर से वही क्यूब वाली स्टोरी याद करो तो अपन सोच सकते हैं इसके अंदर एक क्यूब है और ये क्यूब अगर स्टैटिक कंडीशन में है, ऑब्वियसली अपन सोच रहे हैं कि जो टैंक में पूरा पानी है ये रुका हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अगर कोई भी बंदा यहाँ पे खड़े होकर पानी को देखेगा तो पानी उसको तो रुका हुआ ही फील होगा। तो अगेन ये हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन ही है, इसमें टेंशन नहीं लेनी है। तो अब इसमें आप सोच सकते हो कि लेफ्ट साइड से एक फोर्स लग रही होगी सपोज F1, राइट साइड से एक फोर्स लग रही होगी F2, किंतु ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है और अगर आप यहाँ पे ऊपर चढ़ के बैठ गए हो तो आपको एक सूडो भी लगानी पड़ेगी। तो जो सूडो फोर्स होगी वो होगी इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन कराना है तो आप बोलोगे लेफ्ट वाली फोर्सेस इक्वल्स राइट वाली फोर्सेस, तो आपको लिखना पड़ेगा F1 प्लस ma बराबर F2। अब सोचो ये जो क्यूब है इसकी जो चौड़ाई है कुछ d है। अब इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, ये जो हमने साइड डिफाइन की d, इसके एरिया से आप डिवाइड कर दो। जिस एरिया पे फोर्स लग रही है वो एरिया तो अपना d स्क्वायर ही है, तो उससे आप डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो आपको मिलेगा यहाँ पे d स्क्वायर, यहाँ पे d स्क्वायर और यहाँ पे भी d स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया बन गया प्रेशर 1 प्लस मास को लिख दो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा d क्यूब इंटू a अपॉन d स्क्वायर इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया इज अगेन प्रेशर ऑन सरफेस 2। तो d स्क्वायर से ये कट जाएगा तो आप देख सकते हो P1 प्लस रो ए डी इक्वल्स P2। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या देखने को मिलती है, आप सोचो इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है और देखो P2 पॉइंट का प्रेशर P1 से ज्यादा है। P2 पॉइंट का प्रेशर P1 प्लस रो ए डी, कुछ कुछ ये रो जी एच जैसी तो दिख रहा है। तो अगेन आप सोचो अगर ये टैंकर जो है राइट में जा रहा है तो पूरे फ्लूइड में सूडो जो है वो लेफ्ट में लग जाएगी और हमको पता है हमको हमेशा फ्लूइड को एट रेस्ट देखना है विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर वॉल्स। तो हमेशा ऐसे गाड़ी वाड़ी जो भी होगा टैंकर उस पर बैठ जाना और फिर आप ऑब्जर्व करना तो सूडो हमेशा बॉडी के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगती है। तो आप देखो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज होता है और वही चीज यहाँ पे भी फॉलो हो रही है। तो इस पॉइंट को अपन को बढ़िया से याद रखना है। ठीक है, तो इस पॉइंट का प्रेशर P1 है, इस पॉइंट का प्रेशर P2 है, तो आप लिख सकते हो P2 इज P1 प्लस रो ए डी, क्योंकि यहाँ पे G की जगह A आ गया है और ये जो डिस्टेंस हम चल के आ रहे हैं दैट इज D। तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी प्रेशर का वेरिएशन हमने समझा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ये फंडा अपन को ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं, उनको थोड़ा सा अपन एक्सप्लोर करते हैं। एक बहुत बेसिक सवाल है अपने पास, देखो जैसे बोल रहा है कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में यहां तक ब्लू लेवल तक जो है वो लिक्विड फिल्ड था। अब उसने बोला कि अगर एक कंटेनर ए एक्सेलरेशन से यहां भागने लग जाए
तो इन दैट केस अपन को बताना है कि ये जो फ्लूइड है ये क्या एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाएगा। ओके, ऑब्वियसली अपन जब किसी को ट्रे में पानी वगैरह लेके देते हैं मेहमानों को, तो अपन देखते हैं कि ग्लास का जो लिक्विड का लेवल है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, हमारी तरफ उठ जाता है जब हम आगे जा रहे होते हैं, राइट। तो ये फंडा यहाँ पे अपन को समझना है, कितने एंगल से पानी राइज करेगा वो अपन निकालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए बस एक बात याद रखनी है, किसी भी फ्लूइड पे टेंजेंशियल फोर्स हमेशा 0 होनी चाहिए। सिर्फ ये आइडिया अगर आपने प्रॉपर तरीके से लगा लिया तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं, ठीक है। तो समझते हैं, यहाँ पे सपोज एक पॉइंट मैंने ले लिया, छोटा सा मास m ले लिया, उस पे जो mg है वो नीचे लगेगी m इंटू जी। जो एक्सेलरेशन है वो राइट साइड में, मतलब सूडो लेफ्ट साइड में लगेगा फ्लूइड पे, है ना। हम हमेशा इस कंटेनर पे बैठ के ही ड्राइंग बनाएंगे, तो इस पे जो सूडो एक्सेलरेशन है या सूडो फोर्स है m इंटू ए वो लेफ्ट में लग जाएगी। अब सोचो जो भी लिक्विड का लेवल है वो इस टाइप का कुछ हो चुका होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टेंजेंशियल फोर्सेस के कंपोनेंट्स लेने हैं, मतलब mg का एक कंपोनेंट इधर लेना है, ma का एक कंपोनेंट इधर लेना है, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि किसी भी फ्लूइड पे टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग सकती है, यही आइडिया है। तो अगर मैं ma को थोड़ा सा हिसाब लगाऊं, सपोज हमने बोला हॉरिजॉन्टल सी एंगल थीटा बना रहा है, तो अपन बोल सकते हैं ma के साथ इस डायरेक्शन में बन जाएगा ma cos थीटा, सही बात। अब देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो mg जिस डायरेक्शन में 90 माइनस थीटा के साथ एंगल बनाएगा तो वहां होगा mg cos 90 माइनस थीटा, दैट इज mg sin थीटा। तो इस साइड आएगा mg sin थीटा। तो हमको ये मालूम है भैया ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने चाहिए, तो हम लिखेंगे ma cos थीटा इक्वल्स mg sin थीटा। m से m कैंसिल होना ही था। अब अपन क्या करते हैं, ये जो cos है इसको राइट साइड में ले जाओ और g को लेफ्ट में बुला लो, तो अपन को मिलेगा a बाई जी बराबर tan थीटा। तो थीटा यहां से अपन को सिंपली tan इनवर्स a बाई जी मिल सकती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये याद रखनी है कि हमने कैसे करके इस सिचुएशन को हैंडल किया। हमेशा एक मास ले लो, छोटा सा मास ले लो फ्लूइड का, उस पे टोटल सारी फोर्सेस लगा दो और जो भी फोर्सेस टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएंगी वो हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगी, क्योंकि कोई भी फ्लूइड जो है, हम आइडियल फ्लूइड ही पढ़ रहे हैं, तो किसी भी आइडियल फ्लूइड में टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग सकती, वो झेल ही नहीं सकता। सारी की सारी फोर्स जो भी होगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आएगी। सो यही आइडिया के साथ क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि सपोज यहाँ पे एक ट्यूब दे दिया, इस टाइप की ट्यूब के फॉर्म में क्वेश्चन को दे दिया, और फिर वो बोल रहा है कि ट्यूब में वो इनिशियली यहाँ तक पानी भरा हुआ था, जब हम इसको आगे लेके जाएंगे तो यहाँ का लेवल डिप हो जाएगा, यहाँ का लेवल राइज हो जाएगा, तो फिर से वही सिचुएशन बनेगी, एंगल उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा जो हमने इस टैंक को मान के किया है। तो अगर ऐसा ट्यूब टाइप सा भी क्वेश्चन आए तो उसको भी सिमिलर आइडिया से आपको हैंडल करना है। एक टैंक इमेजिन कर लेना और उस टैंक में पूरा सा पानी भर देना और उसको टेढ़ा करा देना, तो आपका आंसर इसी आइडिया से कैलकुलेट हो जाएगा। इसी आइडिया से एक और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बनता है, वो भी अपन फटाफट से देखते हैं। तो क्वेश्चन अगेन सिमिलर सा है कि एक टैंक है, उस टैंक में यहाँ ब्लू लेवल तक पानी भरा हुआ है, परंतु ये टैंक को घुमाया जाता है एंगुलर स्पीड ओमेगा से। अब जब ये टैंक घूमेगी तो घूमते घूमते उसके साथ पानी भी घूमने लग जाएगा और अल्टीमेटली एक सिचुएशन ऐसी बनेगी, स्टेडी स्टेट ऐसा बनेगा कि ये जो लिक्विड है, जो पानी है उसके अंदर, वो भी टैंक के साथ साथ इक्वल स्पीड से घूमने लग जाएगा। तो हम देख पाएंगे, अगर टैंक पे जाके बैठ गए तो हम देख पाएंगे पानी रुका हुआ रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टैंक। तो अगेन ये हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है। तो उस केस में ये जो वाटर का लेवल है ये ऐसा शेप बना लेता है और ये एक पैराबोलिक शेप होता है, जो अभी अपन डिराइव करने वाले हैं कि कैसे ये शेप बनता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमसे ये पूछा जाता है कि जैसे अगर इसकी रेडियस ने हमको r दे दी तो इनिशियल लेवल से कितना ये ड्रॉप करेगा लेवल, या मैक्सिमम कितनी हाइट तक पानी राइज करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसको हैंडल करने के लिए सिंपल सा सोचो, जो पैराबोला का वर्टेक्स होगा उसको आप ओरिजिन मान लो, ठीक है। अगर इस पूरे कंटेनर का रेडियस r है और कोई भी एक जनरल पॉइंट आप उठा लो, ठीक है, कोई भी जनरल पॉइंट अपन ने उठाया, किसी भी जनरल पॉइंट पे अगेन वही करना है, m मास का एक पार्टिकल इमेजिन करो और यहाँ पे हम एक इंक्लाइन जैसा इमेजिन करते हैं, एक टेंजेंट, ठीक है। तो मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है और ये जो m मास का छोटा सा पार्टिकल है इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लगेगी वो अपन को सोचना है। तो अपन बोलेंगे इस पे mg फोर्स लगेगी और इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी बाहर की तरह जिसको फेंकना चाहेगा, एंड दैट विल बी m ओमेगा स्क्वायर x। अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो जनरल पॉइंट पे मास लिया है इसकी लोकेशन है x, y। अपन ये ओरिजिन माना तो ये जो पॉइंट है ये x दूरी पे है, दिस इज x एंड दिस हाइट इज y, ऐसे सोचना आपको। अब अगेन वही काम करना है, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर तोड़ेगा, mg का एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे और ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो यही आइडिया है हमारा ये पैराबोला के इक्वेशन निकालने का।
तो इसको अपन ऐसा सोच सकते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है भाई तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगी वो आएगी m ओमेगा स्क्वायर x इंटू कॉस थीटा। सिमिलर आइडिया रहेगा अपने पास, ये एंगल थीटा है, इस mg को आप खींच दो तो ये 90 बन जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इस तरफ आएगा mg कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज mg साइन थीटा। तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा mg साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, टेंजेंशियल फोर्सेस को कैंसिल आउट होनी है तो इक्वेट करा दो। तो आप लिखोगे m ओमेगा स्क्वायर x कॉस थीटा इक्वल्स mg साइन थीटा। m से m कैंसिल हो ही जाना था, ठीक है। तो अपने पास कॉस थीटा को राइट में ले जाएंगे तो अपने पास मिलेगा ओमेगा स्क्वायर x बाई जी बराबर tan थीटा। अब tan थीटा हमको पता है, किसी भी कर्व पे अगर हम टेंजेंट खींचे तो उसकी स्लोप ही तो होती है tan थीटा, दैट इज dy बाई dx। तो tan थीटा को आप यहाँ से dy बाई dx लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है, dx को ऊपर ले जाना है, फिर इंटीग्रेशन तैयार हो जाएगा। तो हमको मिला dy बराबर ओमेगा स्क्वायर x अपॉन जी इंटू डी एक्स। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट कर लोगे तो काम बन जाएगा। x बराबर 0 से किसी x रेडियस तक अपन गए और 0 से लेके h हाइट तक अपन गए, तो अपने को सिंपली h जो है वो मिल जाएगा h बराबर ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, अगर हमसे हाइट पूछता है, ठीक है, तो अपन ये सोच सकते हैं कि अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ से हाइट इतनी हो जाएगी, तो अगर आप x की जगह रेडियस पुट कर दोगे तो आपको h मिल जाएगी कि कितनी हाइट तक वो राइज करेगा। तो ये एक्सप्रेशन जो है इसको ध्यान रखना है। अगेन आप देखो y डायरेक्शन में क्या है, हाइट, x डायरेक्शन में क्या है, रेडियस। तो यहाँ पे अगर रेडियस रख दूं और यहाँ पे हाइट रख दूं तो रेडियस का स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो सिंपली y बराबर के एक्स स्क्वायर टाइप की इक्वेशन है जो कि पैराबोला की इक्वेशन है। तो ये बेसिकली जो पानी का शेप है या लिक्विड का जो शेप है ये एक पैराबोलिक शेप है, और इसको अपन पैराबोलॉइड भी बोलते हैं क्योंकि ऐसा एक कटोरी जैसा बनेगा विच इज अ पैराबोलॉइड। तो जब भी अपन बाल्टी वगैरह में पानी ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो एक वर्लपूल जैसा बनता है और उसका जो शेप है वो यही पैराबोलॉइड ही होता है। तो आई होप ये आइडिया आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब एक्सीलरेटिंग फ्लूइड्स की जर्नी में हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें अपन बात करेंगे कि अगर एक ट्यूब या एक पाइप है जिसके अंदर फ्लूइड भर रखा है और उसको अपन एक एंड से पकड़ के अगर घुमा देते हैं तो उसके अंदर प्रेशर डिफरेंस कैसे आता है, ये इसको अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सवाल में जैसे दिया होता है कि हमारे पास एक ट्यूब या एक पाइप है, ओके, इस पाइप के अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड अपने पास भरा हुआ है और उसके एक सिरे से पकड़ के इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर रो डेंसिटी का फ्लूइड दे रखा है और इस ट्यूब की लंबाई L है। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगी तो जो एक्सेलरेशन है वो भी चेंज होगा। रीजन, यहाँ पे अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो भाई यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल के नजरिए से अपन देखेंगे तो सेंटर से जितना दूर जाओगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर जाओगे वो एक्सेलरेशन उतना ज्यादा लगता है। तो उसी आइडिया से अगर अपन सोचे तो एक्सिस से अगर मैंने x दूरी पे एक dx एलिमेंट लिया तो अब इस dx एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे आप सोच सकते हो कि अगर प्रेशर P है तो राइट साइड पे प्रेशर P प्लस dP आपको मिलेगा। उसका रीजन ये है कि अगर जाके आप इस रॉड पे या ट्यूब पे बैठ गए तो आपको पहली बात तो ये पूरा रुका हुआ दिखाई देगा, और क्योंकि आप एक रोटेटिंग फ्रेम में हो तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगानी है। तो आप देखोगे कि इस पूरे फ्लूइड में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है वो बाहर की तरफ मतलब राइट साइड में होगी, एंड अलोंग एक्सेलरेशन हमको मालूम है कि प्रेशर इंक्रीज होता है, तो इस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा। तो उसी आइडिया से यहाँ पे अगर प्रेशर P होगा तो यहाँ पे P प्लस dP होगा। अब यार अपन को पता है कि छोटा सा चेंज इन प्रेशर को अपन रो जी एच करके लिखते हैं, या हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में भी आप सोच सकते हो, अपन लिखते हैं रो ए डी, ठीक है। तो इस केस में अपन अगर dx डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो छोटा सा चेंज इन प्रेशर dP आता है। तो अपन लिखेंगे dP बराबर रो, एक्सेलरेशन को लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर x एट अ डिस्टेंस x जो होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर x होगा। तो रो a और d मतलब इसकी चौड़ाई, तो छोटा सा dx एलिमेंट है अपना। अब इसको अगर अपन इंटीग्रेट करें तो x की इनिशियल वैल्यू से अगर x की फाइनल वैल्यू तक आप इंटीग्रेट करोगे तो p इनिशियल से p फाइनल मिल जाएगा। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में मिड पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस पूछ ले, तो आप यहाँ पे सिंपली लिमिट्स को उस हिसाब से रख के ये प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हो। तो मैं एक जनरल फॉर्मेट आपके लिए डिराइव करके दे रहा हूँ, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे dP का इंटीग्रेशन p फाइनल माइनस p इनिशियल हो जाएगा। यहाँ पे रो और ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, जिसकी आप लिमिट्स लगा सकते हो x इनिशियल से x फाइनल तक।
तो यहाँ से आप देखो डेल्टा पी बोले तो प्रेशर डिफरेंस जो है वो निकल के आएगा रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार ये तरीका आप ध्यान रखना, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए एक क्वेश्चन मैं करके दिखाने वाला हूं जो ऑलरेडी जेईई मेंस 2022 में आ चुका है। तो सवाल में जैसे बोल रहा है अ ट्यूब ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज फिल्ड कंप्लीटली विद एन इनकंप्रेसिबल लिक्विड ऑफ मास 250 grams and closed at both ends. The tube is then rotated in horizontal plane about one of its ends with a uniform angular velocity of x root f radian per second. If f be the force exerted by the liquid at the other end, then the value of x will be. तो क्वेश्चन में अगेन वही वाला फंडा है कि एक ट्यूब दे रखा अपन को और उस ट्यूब को एक सिरे से घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अपन को दिया है कि इस ट्यूब की जो लेंथ है दैट इज 50 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली इसको एसआई यूनिट्स में अपन को लेना पड़ेगा, और मास ऑफ द लिक्विड जो भी इसमें भरा है वो 250 ग्राम्स है। अगेन इसको अपन को केजी में लेना पड़ेगा। तो फंडा वही रहेगा, आप यहाँ से x दूरी पे एक dx एलिमेंट ले लो, उस dx एलिमेंट में जो छोटा सा चेंज इन प्रेशर dp आएगा उसको आप लिखोगे रो ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन में उसने इस एंड से इस एंड के बीच में जो फोर्स लग रही है वो बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रेशर निकालेंगे वहां से फोर्स आएगा निकल के। तो ये सब डेटा भी इस्तेमाल होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपको समझ में आने वाला है। तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा डेल्टा पी उसको अपन लिख सकते हैं रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx का बन जाएगा एल स्क्वायर बाय 2। ऑल राइट, अब अपन को ये समझना है कि इस एंड और इस एंड के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। तो अपने पास अगर डेल्टा पी है, मैं दोनों तरफ एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपना काम बन सकता है। तो एरिया से मल्टीप्लाई, एरिया से मल्टीप्लाई, तो एलएचएस में अपन को फोर्स मिल जाएगी एफ बराबर रो इंटू ए इंटू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब एक चीज देखो, डेंसिटी इंटू एरिया, और यहां से अगर एक लेंथ आप ले लोगे तो आपको ये चीज ऐसी मिल जाएगी रो ए एल इंटू ओमेगा स्क्वायर एल बाय 2। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, एरिया इंटू लेंथ विल बी वॉल्यूम एंड डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विल बी मास। तो आप यहां पे लिख सकते हो फोर्स बराबर मास इंटू ओमेगा स्क्वायर एल बाय 2, और यहां पे अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो एफ की वैल्यू आप निकाल सकते हो टोटल मास 250 ग्राम्स अपॉन 1000 आप कर लो, इनटू ओमेगा की वैल्यू तो अपन को निकालनी है तो ओमेगा स्क्वायर, लेंथ 50 सेंटीमीटर तो 50 बाय 100 और नीचे एक 2 भी आएगा। तो अगर थोड़ा काटापीटी अपन करें तो अपन ये दे सकते हैं 250 4 जा 1000 हो जाएगा, 50 2 जा 100 हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 जा 2 जा 16 यहां ले आएंगे तो अपने को मिल जाएगी ओमेगा स्क्वायर बराबर 16f। तो ओमेगा सिंपली 4 रूट एफ मिल जाएगी। तो इस हिसाब से अगर देखो अपन को x रूट एफ चाहिए तो x की वैल्यू सिंपली 4 हो जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो जेई में आते रहते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल अपन को रहना है और आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। उसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूं जिसका सोल्यूशन आपको एक शॉर्ट वीडियो में मैं बना के देता हूं। तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो और इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली से बताओ, ओके। और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट्स में जरूर से बताना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। जेईई एडवांस में भी जो अपना डायलॉग है कि सेम लेवल पे सेम फ्लूइड में प्रेशर सेम होता है, इस पे एक और जोरदार क्वेश्चन मुझे मिला तो इसको भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करो वीडियो को पॉज करके और फिर सोल्यूशन देखो तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। आई होप आपने क्वेश्चन को एक बार ट्राई किया होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है एन ओपन एंडेड यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटेन्स वाटर, उसकी डेंसिटी अपन को दे रखी है। इनिशियली वाटर लेवल स्टैंड्स एट 0.29 मीटर फ्रॉम द बॉटम इन ईच आर्म। केरोसिन ऑयल विच इज वाटर इमिसिबल लिक्विड जो मिक्स नहीं हो सकता of density 800 kg per meter cube is added to the left arm until the length is 0.1 meter as shown in the schematic figure. तो ratio of H1 upon H2 of the heights of the liquid in the two arms is। तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम को जूम करके आपको समझाने वाला हूं। तो सोचो शुरू में जो कंडीशन दी है उसमें उसने बोला कि दोनों लिक्विड का लेवल सेम था, तो अपन ने मान लो, तो सपोज मैंने माना कि ये जो इनिशियल लेवल था दिस वाज 0.29 मीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ऊपर से आप केरोसिन पुट किए तो ये वाला लेवल थोड़ा सा डिप हो गया और ये वाला लेवल थोड़ा सा राइज कर गया। तो सपोज मैंने बोला कि लेफ्ट आर्म में जो लेवल है वो अगर x नीचे चला गया तो राइट साइड में ये लेवल x ऊपर चला गया होगा। अब आपको ये सोचना है कि ये जो लेवल x कम हुआ वो यहाँ के बराबर है, ओके। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लूंगा सपोज A और यहाँ पे एक पॉइंट ले लूंगा सपोज B। और A और B के बारे में अपन वही वाला फंडा है कि सेम फ्लूइड में सेम लेवल में प्रेशर सेम होता है, ओके। अब आप देखो B से ये जो डिफरेंस है ये 2x का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे जितना x गिरा तो यहाँ पे x उड़ गया और ये भी तो x ही है, तो ये पूरा मिलके 2x हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो केरोसिन है ये 0.1 मीटर पे है।
अब सोचो ए पॉइंट और बी पॉइंट अगर सेम लेवल पे है तो इनका प्रेशर सेम होगा, तो अपन बोलेंगे पी ए इक्वल्स पी बी। तो ए पॉइंट का प्रेशर लिखने के लिए आपको यहाँ हवा से केरोसिन से होते हुए ए पॉइंट तक आना पड़ेगा। तो आप लिखोगे पी ए टी एम प्लस डेंसिटी ऑफ केरोसिन इंटू जी इंटू 0.1 इक्वल्स बी का प्रेशर। तो बी पे आने के लिए अपन को 2x पानी में आना पड़ेगा, तो अपन लिखेंगे पी ए टी एम प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 2x। अब देखो पी ए टी एम कट जाएगा, तो अपने पास आएगा डेंसिटी ऑफ केरोसिन इंटू जी इंटू 0.1 इक्वल्स डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 2x। अब यहाँ पे देखो जी से जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ केरोसिन 800 दी है और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 दी है, तो अपन लिख सकते हैं केरोसिन की हो गई 800 इंटू 0.1 बराबर डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इंटू 2 इंटू एक्स। तो 2 0 यहाँ से निपटा दो, 2 0 यहाँ से निपटा दो, देन 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये हो गया 0.4 और डिवाइड बाय 10, तो 0.04 विल बी x, मतलब x बेसिकली 4 सेंटीमीटर आ जाता है। अब अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे H1 H2 बहुत आसानी से निकल सकते हैं। आप देखो इनिशियली ये 29 था, उसमें ये x ऊपर चला गया, तो 0.29 में 0.04 आप एडअप करोगे तो आपको H2 मिल जाने वाली है। H2 की वैल्यू आप देख सकते हो 29 और 4 0.33 मीटर आ जाने वाली है। सिमिलरली H1 आप देखोगे, H1 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 29 से ये x कम हो गया, तो 0.29 में 0.04 माइनस कराओगे तो 0.25 बचेगा, तो 0.25 में 0.1 जुड़ जाएगा तो 0.35 बन जाएगा। तो यहाँ से आप सीधा सीधा देख सकते हो H1 जो है सीधा सीधा 0.35 आ जाता है, और H1 अपॉन H2 अगर आप करोगे तो सीधा सीधा 35 अपॉन 33 की जो वैल्यू है ये आपको सीधा सीधा मिल जाने वाली है। तो देखो एडवांस के सवाल भी अपने डायलॉग से कितना आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब नेक्स्ट चीज अपन मूव ऑन करते हैं पास्कल्स लॉ पे, जिसको ब्लेस पास्कल ने दिया था। ही वॉज वन ऑफ द ब्रिलियंट मैथमेटिशियंस एंड फिजिसिस्ट। ओके, इस बात को अपन को ध्यान रखते हुए इनका सम्मान करना है। और पास्कल्स लॉ बेसिकली हमको ये बताता है, सपोज हमारे पास एक एयर टाइट कंटेनर है जिसमें ऐसे एक पिस्टन लगा है, ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ठीक है। अब अपन ने बोला कि इसके अंदर कुछ प्रेशर P है उस गैस का, जो भी गैस इसके अंदर फिल्ड है। तो अपन को पता है गैस हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो एक समान प्रेशर वो अप्लाई करती है। तो इस गैस की वजह से इस पूरे कंटेनर के भीतर हर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P होने वाला है, ये अपन को पता है। अब आप सोचो अगर इसके ऊपर हमने एक M मास ला के रख दिया और इस पिस्टन का जो एरिया अगर है A, तो अपन ये बोल सकते हैं इस M मास को इसके ऊपर रखने की वजह से एक एडिशनल प्रेशर इसके ऊपर आ गया, पूरे पिस्टन के ऊपर ये M की वजह से एक प्रेशर आ गया। तो प्रेशर कैसे लिख सकते हो, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो mg लगेगी और एरिया A है। अब आप सोचोगे कि यार इस पिस्टन के जस्ट नीचे एक एडिशनल प्रेशर, मतलब शुरू में जो प्रेशर P था उसके अलावा एक एडिशनल प्रेशर और आ गया होगा, तो वो प्रेशर क्या होगा, ओरिजिनल प्रेशर प्लस mg डिवाइडेड बाय A। अब अगर ये सोचो कि इस पॉइंट पे ये चेंज आया होगा, तो यार हर पॉइंट पे तो ये चेंज इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा, क्योंकि ये गैस जो है यूनिफॉर्मली हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके एक जगह जो भी चेंज आएगा वही चेंज तो पूरे में फैल जाएगा। तो यही पास्कल ने बहुत इंट्यूटिवली बताया कि जो भी चेंज इन प्रेशर हम किसी फ्लूइड में करते हैं वो थ्रू आउट द फ्लूइड बिना डिमिनिश हुए हर पॉइंट पे इक्वली जाता है। मतलब जो भी चेंज इन प्रेशर आप अप्लाई करोगे किसी फ्लूइड पे, वो हर जगह वो चेंज उतना ही बराबर आएगा। इसका एकदम बेहतरीन यूज आपके हाइड्रोलिक ब्रेक्स में होता है। जैसे अपने बाइक्स में डिस्क ब्रेक्स होते हैं, तो आप देखो हल्का सा प्रेस करते हो और वहां पे डिस्क ब्रेक एकदम जकड़ लेता है, गाड़ी का ब्रेक कितना हार्ड तरीके से लग जाता है, जबकि आपने बहुत थोड़ा सा प्रेशर लगाया है। तो यहाँ पे अगर आप एक जगह छोटा सा प्रेशर में चेंज इंट्रोड्यूस कराएं तो वो चेंज बिल्कुल बिना डिमिनिश हुए दूसरी तरफ जाता है, और इसकी मदद से बहुत तगड़े तगड़े हाइड्रोलिक जैक्स बनाए जाते हैं, जिससे बहुत भारी भारी चीज़ों को भी बहुत ईजिली उठाया जाता है। तो जैसे आप कभी गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह पे भी गए होंगे, तो आप देखते हो कि गाड़ी को एक प्लेटफॉर्म में ले जाते हैं और वो प्लेटफॉर्म ऊपर उठ जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो नीचे गाड़ी के सर्विसिंग या जो भी मेंटेनेंस है वो किया जाता है। तो ये जो जैक है जिससे पूरी पूरी हैवी गाड़ी, कार या बाइक को उठा लिया जाता है, ये भी एक्चुअली इन हाइड्रोलिक सिस्टम्स पे ही काम करता है, और इसके पीछे हमारे दादा ब्लेस पास्कल छुपे हैं। तो पास्कल्स लॉ के कुछ एग्जांपल समझते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। तो यहाँ पे सोचो हमारे पास एक हाइड्रोलिक जैक है। हाइड्रोलिक को इसलिए बोलते हैं ऐसे करके क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ फ्लूइड भरा होता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे प्रेशर आप इंट्रोड्यूस करोगे वो यहाँ पे जाता है, एंड वाइस वर्सा, इस तरफ में जो भी प्रेशर लगाओगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं कि जो प्रेशर यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कराओगे, जो चेंज इन प्रेशर आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराओगे, वही चेंज ऑफ प्रेशर यहाँ जाता है, लेकिन इससे जो फोर्स है वो कई गुना एम्पलीफाई हो जाता है।
तो इसको समझने के लिए आप ऐसा सोचो, A2 छोटा है और A1 आपको बड़ा यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे अगर मैंने 100 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, जो A2 है वो 10⁻² मीटर स्क्वायर एरिया है और जो A1 है वो सपोज 100 मीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि कितना फोर्स हमको मिलेगा। तो अपन ने पास्कल्स लॉ में ये पढ़ा कि जो भी प्रेशर में चेंज यहां आप इंट्रोड्यूस कराओगे वही प्रेशर का चेंज इस तरफ आ जाएगा। तो राइट साइड में जो प्रेशर का चेंज है उसको अगर अपन लिखते हैं तो डेल्टा पी विल बी व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया, तो 100/10⁻²। तो पास्कल्स में इसका अपन प्रेशर लिख सकते हैं। अच्छा, यही प्रेशर का चेंज इस तरफ भी जाना चाहिए, तो राइट साइड में यही डेल्टा पी जाना चाहिए, तो अपन लिख सकते हैं लेफ्ट का डेल्टा पी दैट इज 10⁻4 हो जाएगा, इक्वल्स राइट का डेल्टा पी वो हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो आप देखो इस 100 को अगर लेफ्ट में ले जाओगे तो यहां से आपको फोर्स सीधा सीधा 10⁻6 पास्कल मिल रहा है। मतलब अगर आपने यहाँ पे 100 न्यूटन लगाया तो इस साइड 10 लाख न्यूटन का फोर्स जनरेट हो जा रहा है। तो आप देखो कितना ज्यादा एम्पलीफाई कर सकता है और इसी की मदद से बहुत हैवी चीजों को भी उठाया जाता है। तो फटाफट से इसके भी कुछ पीवाईक्यूज अपन देख लेते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाने वाली है। तो ये सवाल जेई मेंस 2024 में ही आया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है हाइड्रोलिक प्रेस कंटेनिंग वाटर हैज 2 आर्म्स विद डायमीटर्स एज मेंशन्ड इन द फिगर। तो ये डायमीटर्स अपन को दे रखे हैं। A force of 10 Newton is applied on the surface of water in the thinner arm. Okay, यहाँ पे 10 न्यूटन लगाया. The force required to be applied on the surface of water in the thicker arm to maintain the equilibrium. मतलब कुल मिला के आपने जब यहाँ फोर्स लगाई तो ये फोर्स यहाँ पे एम्पलीफाई होके जाएगी। तो इसको अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपको ऊपर से लगाना पड़ेगा, तब ये जो पिस्टन है यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पे रह पाएगा। तो वही फोर्स बेसिकली वो हमसे पूछ रहा है। तो ये बेसिक एकदम पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है जिसको आपने अभी अभी समझा है। तो राइट साइड में अगर मैं एक्सेस प्रेशर लिखूं डेल्टा पी तो वो निकल के आएगी फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स है 10 न्यूटन और एरिया हो जाएगी पाई आर स्क्वायर। आर को d/2 लिख सकते हो। तो ऐसे मैंने लिख दिया। मैंने इसको सेंटीमीटर से मीटर में भी कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि जब आप इक्वल करके दूसरे साइड भी सेम चीज लिखोगे तो वो कन्वर्जन फैक्टर तो कैंसिल हो जाने वाला है। तो राइट साइड में आप सोचोगे राइट साइड में एफ फोर्स निकल के आएगी और राइट साइड का जो एरिया होगा पाई 14/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा काटा पीटी करना बनता है, पाई से पाई निपट जाएगा और अपन बोल सकते हैं इस टर्म को अगर ऊपर फेंक के मारेंगे तो अपन को फोर्स मिल जाएगा सीधा सीधा 10 × 14 ऊपर आ जाएगा और ये देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 14/1.4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ से फोर्स आप देखोगे 1.4 10 टाइम्स 14 हो जाता है। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 और इंटू 10 तो 1000 मिल जाएगा। तो लेफ्ट साइड में आप क्लियरली देख सकते हो 1000 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स आएगा जिसको बैलेंस करने के लिए ऊपर से भी 1000 न्यूटन का आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 10⁻³ न्यूटन हो जाता है। नेक्स्ट एक और सवाल अपन देखते हैं जिसमें प्रेशर और पास्कल्स लॉ इन दोनों का एप्लीकेशन है। प्रेशर का बोलने का मतलब है सेम लेवल पे सेम फ्लूइड में प्रेशर इक्वल होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाइडर ट्यूब शोन इन द फिगर इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ का एरिया अपन को दे रखा है। इफ मास ऑफ 12 kg इज प्लेस्ड ऑन द मासलेस पिस्टन, यहाँ पे 12 kg का एक मास रख दिया है मासलेस पिस्टन पे, द डिफरेंस इन द हाइट h इन द लेवल ऑफ वाटर इन द टू ट्यूब्स इज। तो अपन को समझना है इस 12 kg के मास की वजह से आप देखोगे लेफ्ट साइड में mg लगेगी, दैट विल बी 120 न्यूटन। और क्योंकि हमें इसका एरिया पता है तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो अपन को मिल सकता है। तो आप देखो इस पिस्टन के जस्ट नीचे जो प्रेशर आएगा एक तो वो ये 120 बाय एरिया दैट इज 800 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻4 इतना पास्कल प्लस PATM भी तो लग रहा है। तो अपन बोलेंगे इस लेवल पे जो प्रेशर है जस्ट बिलो द मासलेस पिस्टन, जो प्रेशर है वो इस मास के आने की वजह से और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से है। और सेम लेवल पे हम बोल सकते हैं प्रेशर तो सेम होना चाहिए। तो h डेप्थ नीचे अपन बोल सकते हैं कि प्रेशर इक्वलाइज करना है। तो राइट साइड में ये प्रेशर है तो लेफ्ट साइड में अपन लिख सकते हैं PATM प्लस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू G इंटू H अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो PATM से PATM तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है और यहाँ पे वाटर है क्योंकि तो डेंसिटी हो जाएगी 10⁻3, G हो जाएगा 10, H को H ही लिख देते हैं और राइट साइड में अपन को मिलेगा देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसके एक 0 से इसका एक 0 कैंसिल हो जाएगा तो 4 2 4 3 इसको लिख सकता हूँ 1.5 इंटू 10⁻3 बनेगा। तो इसको आप सीधा सीधा 1500 लिख लो। 2 0 से एक 0 और एक 0 कटेगा तो h की वैल्यू सीधी सीधी 15/100 मीटर आ जाएगी, या हमको जैसे सेंटीमीटर में यहाँ पूछ रखा है तो सीधा सीधा 15 सेंटीमीटर मिल जाएगी।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी अपन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस ये छोटी छोटी सी कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रहने चाहिए। तो फाइनली अपन आ चुके हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज की एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। इस पे एक यूट्यूब वीडियो भी बना है TEDx के द्वारा, एंड वो वीडियो लिटरली बहुत अमेजिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही फनी है, जिसमें बहुत आराम से बहुत इजी वे में समझाया गया कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल एग्जैक्टली उनको कैसे आइडिया आया उसके बारे में। तो उसी की हम स्टोरी थोड़ी सी देखने वाले हैं कि आर्किमिडीज ने जो बॉयंट फोर्स है या लॉ ऑफ बॉयंसी है वो कैसे करके बताई थी और बॉयंट फोर्स की वैल्यू कैसे करके निकाली थी। तो सबसे पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल में अपन समझते हैं कि सपोज एक कोई बॉडी है जो पानी की सरफेस के नीचे है। सपोज सरफेस के नीचे h1 डेप्थ पे इसका अपर पोर्शन है और सरफेस से h2 डेप्थ पे इसका लोअर पोर्शन है, और इसमें हमने एक जनरल एक छोटा सा एरिया लिया है dA एरिया, और उसमें एक छोटा सा ऐसा सिलेंड्रिकल हमने एक स्ट्रक्चर इमेजिन किया, बहुत ही छोटा सा। अब बॉयंट फोर्स एग्जैक्टली है क्या, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप एक बाल्टी में पानी भर के मग्गे को उल्टा करके उसमें डालने की कोशिश करते हो तो पानी क्या करता है, मग्गे को बाहर पुश करता है। तो ये जो पुशिंग फोर्स है, पुशिंग इफेक्ट ऑफ फ्लूइड है, ये बेसिकली क्या करता है, फॉरेन मटेरियल को अपने अंदर आने से रोकता है या फॉरेन मटेरियल को अपने से भगाता है, दूर भगाता है। तो इसी पुश को बॉयंट फोर्स बोला गया। बॉय का मतलब एक्चुअली पुश ही होता है, BUOY, दैट इज बेसिकली पुश। ओके, तो बॉयंट फोर्स इज द पुशी फोर्स ऑफ द फ्लूइड ऑन एनी बॉडी व्हेन इट इज सबमर्ज्ड इन दैट फ्लूइड। तो इसको आप समझना। तो इसके लिए सपोज हमने ये छोटा सा सिलेंडर माना है इसके अंदर, ठीक है, इस बॉडी के अंदर छोटा सा dA इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और सरफेस से ये h1 डेप्थ पे है, ठीक है। अब आप ये सोचो ऊपर से एक प्रेशर फोर्स ऑब्वियसली लग रही होगी जिसको मैं F1 बोल रहा हूँ, और इसके इस छोटे से एरिया पे नीचे से एक प्रेशर फोर्स लग रही है जिसको मैं F2 बोल रहा हूँ। तो इन दोनों फोर्सेस में हमको पता है यार बड़ी फोर्स नीचे वाली होगी क्योंकि डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज होता है। तो इसी आइडिया के साथ अगर अपन F2 को लिखते हैं तो F2 फोर्स क्या बनेगी, तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है रो जी H2 डेप्थ पे है, ये हो गया प्रेशर इनटू एरिया, तो dA मान लेते हैं, ठीक है। मैं PATM की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्योरली उस फोर्स की बात कर रहा हूं जो फ्लूइड लगा रहा है, ठीक है। PATM तो एटमॉस्फेयर लगा रहा है, तो यहाँ पे जो पूरा फ्लूइड भरा है वो क्या फोर्स इस पे लगा रहा है उसकी बात चल रही है, इसलिए अपन ने सिर्फ रो जी H2 को लिया है, ठीक है। ऐसे करके F1 निकालो, तो F1 को आप लिखोगे रो जी H1 इंटू dA। तो ये प्रेशर के द्वारा जो फोर्स यहाँ पे लगा रहा है, प्रेशर इनटू एरिया करोगे तो फोर्स मिलता है, तो वही अपन ने बेसिकली लिखा। अब इसमें अगर हम नेट फोर्स लिखें, दैट इज F2 माइनस F1 विल बी द F नेट फोर्स। ओके, तो नेट फोर्स अगर अपन लिखते हैं तो नेट फोर्स आप देखो क्या आएगी, रो जी H2 माइनस H1 अपन कॉमन ले सकते हैं इनटू छोटा सा एरिया dA। और इंटरेस्टिंग बात ये है इस बॉडी के भीतर ये जो एलिमेंट है, अगर उसकी हाइट में h बोल देता हूं तो ये h क्या है, h बेसिकली H2 माइनस H1 ही तो है। तो अगर ये H2 माइनस H1 को अपन h लिखें, दैट इज द बॉडी का लेंथ जो सबमर्ज्ड है, तो नेट फोर्स का जो इक्वेशन है वो बन जाएगा रो जी H इंटू dA। अब अगर हमें पूरी बॉडी पे ऐसा फोर्स निकालना है कि नेट फोर्स कितनी लग रही है, ऑब्वियसली वो ऐसे 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 करके सब लगेंगी, उन सब का क्यूमुलेटिव अगर अपन करें तो इसको बेसिकली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको इंटीग्रेट करने पे अपन सोच सकते हैं डेंसिटी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, H इंटू dA क्या है, तो आप सोचोगे H हो गई इसकी हाइट और dA हो गया इसका एरिया, तो H इंटू dA इसका वॉल्यूम बन जाएगा भाई। तो अपन बोल सकते हैं दिस विल बी रो जी इंटू dV का इंटीग्रेशन। तो dV मतलब इसके छोटे से पार्ट का वॉल्यूम, तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरे बॉडी का वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। तो यहां से अपन को रो जी इंटू वी सबमर्ज्ड मिलता है। तो इसी टर्म को अपन बॉयंट फोर्स बोलते हैं। तो जो भी बॉडी का पार्ट डूबा हुआ होता है उस पार्ट पे जो फ्लूइड फोर्स लगाता है बाहर की डायरेक्शन में, तो उसको अपन बॉयंट फोर्स बोलते हैं। तो बॉय का मतलब भी पुश होता है, तो इसलिए इसका नाम बॉयंट फोर्स पड़ा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल अपन को एक और इंटरेस्टिंग बात ये बताता है कि ये जो बॉयंट फोर्स लग रही है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम सबमर्ज को आप सोचो, जितना बॉडी डूबा होगा किसी लिक्विड में उतना ही लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया होगा। जैसे आप समझो एक आपके पास ग्लास है, ओके, उस ग्लास को आपने ऊपर तक लबालब भर दिया, यू हैव फिल्ड द ग्लास अप टू द ब्रिंक, राइट। अब आप क्या करते हो, एक बॉल को लेते हो और उसमें डुबाते हो, तो बॉल जितना भी डूबा होगा उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, राइट। तो इंटरेस्टिंग बात यह है जितना वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज होगी
उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा। तो आप ये सोचते हो तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑफ द लिक्विड, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दोगे तो मास आ जाएगा। तो ये किसका मास है? ये मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड है। एंड मास इनटू ग्रेविटी करोगे तो वेट आ जाएगा। तो यहां से आर्किमिडीज को समझ में आया था कि बॉयंट फोर्स जो होती है वो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर भी होती है। तो इस डेफिनेशन को, ये ओरिजिनल डेफिनेशन है, इसको थोड़ा केयरफुली ध्यान रखना। बाकी तो क्वेश्चन में यार रो वी जी ही करना है। रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेना है जिस लिक्विड में बॉडी डूबी है, वी मतलब वॉल्यूम सबमर्ज लेना है, एंड जी फॉर धरती माता का प्यार। अब फटाफट से कुछ सॉल्व एग्जांपल और इलस्ट्रेशंस देखते हैं जिससे आपको इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और आखिरी वाला सवाल तो बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है, तो उसको डेफिनेटली से देखना। सबसे पहला सवाल जेईई मेंस 2024 में ही आया हुआ है। तो इसमें बोल रहा है अ क्यूब ऑफ आइस फ्लोट्स पार्टली इन वाटर एंड पार्टली इन केरोसिन ऑयल। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्स्ड इन वाटर टू दैट इन केरोसिन ऑयल, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दी है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आइस भी अपन को दे रखी है। तो क्वेश्चन ने बेसिकली पूछा रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्स्ड इन वाटर टू दैट इन केरोसिन। तो कितना पार्ट पानी में डूबा है एंड कितना पार्ट केरोसिन में डूबा है, इसका रेशियो अपन को चाहिए। ओके, तो ये एक क्यूब है तो इसकी साइड्स तो इक्वल साइज की होगी। तो अगर मैं क्यूब का फ्रंट साइड दिखाऊं आपको, तो आप इसमें सोचो कि नीचे से x पार्ट जो है वो पानी में डूबा है और ऊपर से L माइनस एक्स, L इसकी एज लेंथ अपन बोल सकते हैं क्यूब की, तो L माइनस एक्स जितनी लेंथ जो है ये केरोसिन में डूबी है। अब इसमें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही क्रिटिकल बात अपन को समझनी है, जो पार्ट जिस फ्लूइड में डूबा होता है वो फ्लूइड का वजह से उस पर बॉयंट फोर्स लगता है। अब आप सोच सकते हो ऊपर वाले पार्ट केरोसिन में डूबा हुआ है और नीचे वाला पार्ट पानी में डूबा हुआ है, तो दोनों की अलग अलग बॉयंट फोर्सेस यहाँ पे लगेंगी। तो ऊपर वाले पार्ट पे अपन बोल सकते हैं बॉयंट फोर्स ऑफ केरोसिन लग जाएगी, इसको मैं FB बोल रहा हूँ, और नीचे वाले पार्ट पे बॉयंट फोर्स ऑफ वाटर लगेगा तो FBW बोल रहा हूँ। तो ऊपर के डायरेक्शन में अपने पास FBW भी है और FB केरोसिन भी है और ये उसके mg से बैलेंस होना चाहिए। सही बात। तो अगर ये ऐसा डूबा हुआ इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स होनी चाहिए, बस यही कराना है अपने को। तो बॉयंट फोर्स अगर मैं लिखूं, सबसे पहले वाटर का लिखते हैं, तो अपन लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू पानी में कितना डूबा हुआ है वो भी लेना है, वॉल्यूम सबमर्ज। तो आप सोचिए ये जो क्यूब है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो ये एरिया अपन क्या ले सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, और क्योंकि ये क्यूब है एज लेंथ L है तो एरिया होगा L²। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन वाटर, तो x इंटू L² वॉल्यूम पानी में डूबा हुआ है इंटू G, प्लस डेंसिटी ऑफ केरोसिन इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन केरोसिन, तो उसके लिए अपन को ये हाइट लेनी पड़ेगी इंटू इसका एरिया लेना पड़ेगा। तो इंटू हो जाएगा L माइनस एक्स इंटू L² इंटू G, दिस मस्ट बी इक्वल टू mg, m मतलब मास ऑफ आइस इंटू G। तो मास को अपन लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस, तो पूरा पूरा लोगे आप क्योंकि पूरा पूरा मास निकालना है, इंटू G आप कर दो। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ से G कैंसिल हो जाएगा, 2L भी कैंसिल हो जाएंगे। अब डेंसिटी ऑफ वाटर अपन को मालूम है 10⁻³ होता है इंटू x, प्लस डेंसिटी ऑफ केरोसिन, देखो यहाँ पे अपन को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन दे रखी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में अगर आप डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई करो तो डेंसिटी ऑफ केरोसिन मिल जाएगी। तो कुछ नहीं करना, 0.8 में 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो 800 बन जाएगा इंटू L माइनस एक्स इक्वल्स डेंसिटी ऑफ आइस। डेंसिटी ऑफ आइस यहाँ पे आप देख सकते हो, अगेन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आइस 0.9 दिए तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 900 इंटू L। ऑल राइट, अब यहाँ पे देख सकते हो आप थोड़ा और कट्टस पुट्टस हो सकता है, यहाँ के 2 0, यहाँ के 2 0 और यहाँ के 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 10x प्लस 8L माइनस 8x बराबर 9L। ठीक है, अब आप देखो 10x माइनस 8x तो 2x बचेगा, 8L को इधर कुदा दोगे तो 9L माइनस 8L विल बी L ओनली। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं L बराबर 2x हो जाएगा, तो x की वैल्यू L/2 निकल के आ जाएगी। तो x की वैल्यू अगर L/2 है, दैट मीन्स आधा लेंथ ऑफ द क्यूब पानी में है, आधा लेंथ ऑफ द क्यूब केरोसिन में है, तो आधा वॉल्यूम ऊपर है आधा वॉल्यूम नीचे है, तो V/2 रेशियो लोगे तो 1:1 बन जाएगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाता है। तो नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग सवाल को देखते हैं। अगेन ये सवाल भी जेईई मेंस 2024 में आया हुआ है। इसमें बोल रहा है अ स्फीयर ऑफ रिलेटिव डेंसिटी सिग्मा एंड डायमीटर कैपिटल D हैज अ कंसेंट्रिक कैविटी ऑफ डायमीटर छोटा d।
द रेशियो ऑफ बड़ू डी बाई छोटू डी इफ इट जस्ट फ्लोट्स ऑन वाटर इन अ टैंक इज। अब जैसे सवाल में बोल रहा है कि जो स्फीयर है अंदर से खोखला है और अंदर की जो रेडियस है वो d/2 हो जाने वाली है और बाहर की जो रेडियस है वो कैपिटल D/2 हो जाने वाली है। ओके, डायमीटर क्योंकि हमको d दे रखा है, राइट। अब नेक्स्ट चीज ये सोचो, अगर ये तैर रहा है तो ये बोला जस्ट तैर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा डूबा हुआ है, ये अपन को मानना पड़ेगा। अब इस पे आप सोचोगे इसकी mg लगेगी नीचे और इस पूरे के डूबे होने की वजह से एक बॉयंट फोर्स लगेगी ऊपर, है ना। तो mg आप निकालोगे तो ये जहां मटेरियल है उसकी वजह से मास आएगा, बीच में हॉलो है तो बीच में एयर है, बीच में मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा सोच सकते हैं। तो अब बेसिकली अगर ये तैर रहा है तो अपन बोलेंगे बॉयंट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg। अब बॉयंट फोर्स कैसे लिखा जाए वो इंटरेस्टिंग है, अपन को समझना है। बॉयंट फोर्स इस पूरे स्फीयर के वजह से है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस ये कर रहा है स्फीयर, उतने उस लिक्विड के वेट के बराबर ही बॉयंट फोर्स लग रही है। तो अपन ये बोल सकते हैं बॉयंट फोर्स हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जैसे कि वाटर है, इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड 4/3 पाई d/2 का क्यूब इनटू g, ओके, इक्वल्स टू mg। अब mg आप लोगे जितने में मटेरियल है उसी से, मतलब डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम जिसमें मटेरियल है वो हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बोले तो मास। ओके, तो अब आपको समझना है, मैं लिख रहा हूं डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू, अब वॉल्यूम कैसे निकालो, देखो बड़े स्फीयर में से अगर छोटा स्फीयर माइनस कर दो, मतलब वॉल्यूम को माइनस कर दो तो बीच का वॉल्यूम आ जाएगा। तो डेंसिटी इनटू ये बीच का वॉल्यूम कर देंगे तो मास आ जाएगा। तो बीच का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई, बाहर का माइनस अंदर का, तो बाहर का हो जाएगा d/2 का होल स्क्वायर माइनस होल क्यूब, सॉरी, माइनस d/2, छोटा d/2 का होल क्यूब, बड़े स्फीयर से छोटा स्फीयर माइनस किया, रो वी जी। ठीक है, अब आप देखो भैया दोनों तरफ से g से g कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू d³/8 इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू d³/8 माइनस छोटू d³/8। ठीक है, अब अगेन आप देखो 8 8 8 कैंसिल हो जाएगा और अगर ये डेंसिटी ऑफ वाटर को नीचे ले जाओगे तो डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी द रिलेटिव डेंसिटी, जो अपन को सिग्मा दे के रखी है। तो यहां से आप देखोगे अपने को मिलेगा d³ बराबर सिग्मा इंटू कैपिटल d³ माइनस स्मॉल d³। अब कुछ नहीं करना है, आप दोनों तरफ अगर कैपिटल d³ से डिवाइड कर दो तो यहां भी d³ किया, इधर भी d³ आ जाएगा, इधर भी d³ आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, ये पार्ट कट के 1 बन जाएगा, ये पार्ट कट के 1 बन जाएगा। तो यहां से अपने को मिल जाएगा 1 इक्वल सिग्मा 1 माइनस छोटा d बाय बड़ा d को x मान लेते हैं तो x का क्यूब मिल जाएगा, और हमको एक्चुअली छोटा d बाय बड़ा d नहीं, बड़ा d बाय छोटा d चाहिए, तो इसको उल्टा कर देंगे अपन। तो अपन इसको x³ ना लिख के इसको 1/x³ लिख लेते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने x किसको बोल दिया, x मैंने कैपिटल D अपॉन स्मॉल d को x बोल दिया हूं, तो यहाँ पे 1/x अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, देखो सिग्मा इस तरफ चले जाएगा तो 1/सिग्मा हो जाएगा, तो अपन लिख देते हैं 1/सिग्मा। देन क्या होगा, देखो सिग्मा तो इधर चला गया, अब बचेगा 1 माइनस ये पार्ट, तो इस पार्ट को अपन इस तरफ ले आते हैं और ये जो 1 माइनस सिग्मा उसको इस तरफ ले आएंगे, तो 1 माइनस 1/सिग्मा इज इक्वल टू 1/x का क्यूब। सही है, अब देखो एलसीएम आप लोगे तो सिग्मा ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सिग्मा माइनस 1/सिग्मा, और इसको पलटाना पड़ेगा तो अपने पास x³ की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस 1, और क्योंकि x³ है तो उस तरफ जाके पावर 1/3 हो जाएगी। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ये आना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शंस को चेक करोगे तो अपने पास ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन अपन देखते हैं जिसमें अपन को चीजें और बेटर समझ में आएगी। ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल है। तो सवाल में जैसे आप देख सकते हो क्यूबिकल ब्लॉक्स अपन को दिया है, इसका 6 सेंटीमीटर जो है ये किसी ऑयल में डूबा है और नीचे 4 सेंटीमीटर जो है वो वाटर में डूबा है। ठीक है, क्वेश्चन है बोल रहा क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड फ्लोट्स एट द इंटरफेस ऑफ ऑयल एंड वाटर एज शोन इन द फिगर। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज इतना एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतना, तो मास ऑफ द ब्लॉक बताएं। तो इसको करने के लिए फिर से वही काम आपको सोचना है। देखो जितना पार्ट ऑयल में डूबा है उस पे ऑयल की वजह से बॉयंट फोर्स लगेगी, बॉयंट फोर्स ऑफ ऑयल। जितना पार्ट पानी में डूबा है उसकी वजह से पानी का बॉयंट फोर्स लगेगा, बॉयंट फोर्स ऑफ वाटर। और इस पूरे का जो mg होगा वो नीचे लग रहा होगा। mg को आप लिख लोगे डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, मास को लिख लोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ओके, इंटू g कर देंगे। तो ये दोनों अगर फोर्सेस बैलेंस हुई तभी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रह पाएगी। तो बस यही फंडा है।
तो अपन ऊपर ऑयल की वजह से लगाएंगे डेंसिटी ऑफ ऑयल, तो 0.6 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, CGS में दिया है, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड, कितना वॉल्यूम सबमर्ज है, देखो सब मैं सेंटीमीटर में ही ले लेता हूं, तो अपने को SI में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, CGS यूनिट में सब खेल हो जाएगा। अब इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर की है, मतलब एरिया हो जाएगा 10/10, और जितना ये डूबा है दैट इज 6 सेंटीमीटर, तो डूबा हुआ वॉल्यूम जो ऑयल में है वो हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब, ऑब्वियसली 10 इंटू 10 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो रो वी जी ये हो गया बॉइंट फोर्स ऑफ ऑयल प्लस बॉइंट फोर्स ऑफ वाटर चाहिए, तो बॉइंट फोर्स के लिए डेंसिटी ऑफ वाटर 1 इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन वाटर, तो आपको ये एरिया हो जाएगा 4 इंटू 10, और ये पीछे में भी ऐसा होगा, तो ये डेप्थ भी उसकी 10 हो जाएगी, तो 10 इंटू 10 इंटू 4 हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 इंटू 4, दिस इज द वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन वाटर इज इक्वल टू mg अपन को करना है। अब mg के लिए अपन क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी हमको नहीं पता, तो रो ऑफ द बॉडी मान लेते हैं, इनटू वॉल्यूम हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर है, इनटू जी, सीधा सीधा आप कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो g, अच्छा यहाँ पे g लगाना भूल गया मैं, g और g कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 10 के आप देख सकते हो 2 0 2 0 एंड 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे 0.6 इंटू 6, तो 3.6 बन जाएगा, 3.6 प्लस यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, और राइट साइड में आपके पास जाएगा 10 इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो आप देखोगे डेंसिटी ऑफ बॉडी जो आएगी 4 प्लस 3.6 विल बी 7.6 डिवाइड बाय 10, तो 0.76 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अपन को डेंसिटी तो पूछी नहीं थी, अपन को तो मास पूछा हुआ था ब्लॉक का, तो मास निकालने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो, तो मास हो जाएगा डेंसिटी 0.76 और वॉल्यूम हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, तो अपने को मिलेगा 760 ग्राम्स। तो अगर हिसाब से आप आंसर चेक करो तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। तो इस टाइप के डूबे हुए बॉडीज के सवाल आई होप अब आपको बन जाएंगे, और फाइनली अपन अपने ड्रैगन लेवल पे आते हैं, बॉस लेवल क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सवाल ऑफ दिस वीडियो। तो इस सवाल में रोटेशन भी इन्वॉल्व होगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा रोटेशन का वन शॉट वीडियो भी डेफिनेटली से इसके पहले देख लेना एक बार, एंड देन इस क्वेश्चन को अगर ट्राई करना अगर आपको रोटेशन में दिक्कत हो। इसके अलावा अपन को बॉयंट फोर्स भी लगानी है, रोटेशनल मोशन लगाना है, तब ये क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L डेंसिटी सिग्मा इज पिवटेड स्मूथली एट पॉइंट O बिलो द वाटर लेवल एट अ डेप्थ ऑफ H एज शोन इन द फिगर। पानी यहाँ तक भरा है और H हाइट तक पानी भरा हुआ ऐसा दिया है, और यहाँ पे O पॉइंट पे इसको हिंज कर दिया, तो ये जो रॉड है ये ऐसे ऐसे हो सकती है वहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड ऐसे या ऐसे हो सकती है। तो बोल रहा है इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो एंड द रॉड रिमेन स्टेशनरी फाइंड द एंगल मेड बाय द रॉड विथ हॉरिजॉन्टल। तो हमको ये एंगल थीटा निकालना है, ठीक है, तो इसका हमको भाई FBD बनाना पड़ेगा। तो FBD बनाने के लिए अपन को सबसे पहले सोचना है कि रॉड मान लो इतनी डूबी हुई है, तो अगर ये हाइट H डूबा हुआ है पानी के अंदर, तो डूबे हुए पार्ट पे बॉयंट फोर्स लगती है और डूबे हुए पार्ट के सेंट्रॉइड पे बॉयंट फोर्स लगती है, इसको अपन को केयरफुली ध्यान रखना है, ठीक है। तो डूबा हुआ पार्ट का सेंटर यहाँ कहीं पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा बॉयंट फोर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। इसके अलावा जो mg लगेगा, mg तो रॉड के सेंटर ऑफ मास पे ही आएगा, तो mg तो भैया यहीं पे लगने वाली है। अब अपन को देखो रॉड की डेंसिटी दे रखी है, रॉड की लंबाई दे रखी है, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ वाटर रो दे रखी है, तो इन्हीं के टर्म्स में अपन को एंगल निकालना है, ओके। तो अपन को जो एंगल निकालना है वो एक्चुअली ये वाला एंगल थीटा निकालना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, ऑल राइट। तो इसमें आप ये चीज़ समझो कि अगर मैं डूबी हुई लेंथ को L डैश बोल रहा हूँ और पूरी लेंथ तो इसकी ऑलरेडी L ही है, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ तो इसकी L ही है, मैंने बोला डूबी हुई लेंथ L डैश है। अब ये L डैश में जो बॉयंट फोर्स लग रहा है उसको निकालने के लिए हमें डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू G लगानी है। तो अपन अगर बॉयंट फोर्स को लिखें तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड तो सीधा सीधा रो है वाटर का, इनटू कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, तो उसके लिए हमको इसका एरिया इनटू लेंथ करके वॉल्यूम लाना पड़ेगा क्योंकि ये रॉड है। तो मान लेते हैं एरिया A है, इसकी लेंथ L डैश है, इनटू G। अब पॉइंट ये कि L डैश कैसे लाया जाए, तो जितना पार्ट डूबा है उसकी हाइट अपने पास है H, ठीक है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये एंगल अपने पास थीटा है। अब अगर मुझे L डैश चाहिए तो L डैश इज हाइपोटेन्यूस एंड H इज परपेंडिकुलर, तो मुझे H पता है, L डैश निकालना है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बोले तो साइन थीटा लगाना पड़ेगा। तो अगर अपन यहाँ पे साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस L डैश।
तो एल डैश की वैल्यू आप देखोगे आएगी h डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो अब ये एल डैश को अपन सीधा सीधा यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इससे हमको बॉयंट फोर्स मिल जाएगी। इसके अलावा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है mg, तो mg क्या लगी, देखो डेंसिटी ऑफ द बॉडी दैट इज सिग्मा अपन को दिया है, डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो पूरे रॉड का वॉल्यूम चाहिए तो एरिया इंटू लेंथ करना पड़ेगा, एरिया अपन ने a माना है, इंटू लेंथ तो l है, इंटू g mg। ठीक है, अब ये mg को अपन बैलेंस करा देंगे बॉयंट फोर्स है, तो बॉयंट फोर्स है रो इंटू ए इंटू एल डैश होगी h अपॉन साइन थीटा इंटू जी। अगर आप ऐसे दोनों को इक्वेट करा के कराओगे तो क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग बात क्या है, mg आ गया, बॉयंट फोर्स आ गया, राइट। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, ये रॉड अगर इस पॉइंट के बाद घूम सकती है तो भैया घूमने वाले इक्विलिब्रियम में बैठी है रॉड, तो अपन को रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाना है, मतलब क्लॉक वाला टॉर्क इक्वल्स एंटी क्लॉक वाला टॉर्क। तो ये यहाँ पे फंडा अपन को समझना है। तो जब भी ऐसा पिवट टिवट आए तो आपको सीधा सीधा सोचना है रोटेशन से, ठीक है, क्योंकि घूमने वाला सिस्टम है अपने पास। तो अपन बोलेंगे mg का टॉर्क जो है वो ऐसा आएगा और बॉयंट फोर्स का टॉर्क जो है एंटी क्लॉक आएगा। तो ये दोनों टॉर्क अगर बराबर हो गए तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है। अब अगर अपन बॉयंट फोर्स का टॉर्क लिखेंगे तो आप देख सकते हो बॉयंट फोर्स यहां लग रही है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो यहां से जा रहा है, ठीक है। और हमको पता है टॉर्क लिखने के लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन लेना पड़ता है। तो ये जो बॉयंट फोर्स लग रही है ये तो पहली बात एल डैश बाय 2 पे लग रही होगी, और उसका ये जो डिस्टेंस होगा क्योंकि एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा एल डैश बाय 2 कॉस थीटा। तो बॉयंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी करेंगे तो बॉयंट फोर्स का टॉर्क आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे बॉयंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी विल बी एल डैश बाय 2 कॉस थीटा इक्वल्स, अब अपन को mg के टॉर्क के इक्वल कराना है, तो mg जो है वो इधर लग रही है, ठीक है। अब mg का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है और उसकी परपेंडिकुलर दूरी ये लेनी पड़ेगी, तो ये l बाय 2 हो जाएगा, तो ये l बाय 2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे mg इंटू एल बाय 2 कॉस थीटा, क्योंकि mg के लिए अपन को पूरी रॉड के सेंटर पे जाना पड़ेगा और बॉयंट फोर्स के लिए डूबे हुए पार्ट के सेंटर पे जाना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा केयरफुल याद रखना। तो अब चीज़ों को थोड़ा सा करना है, मैथ्स लगानी है और क्या। तो बॉयंट फोर्स अपन लिख सकते हैं रो ए एल डैश इंटू जी, तो एल डैश को अपन लिख सकते हैं h अपॉन साइन थीटा इंटू जी इंटू एल डैश बाय 2 कॉस थीटा, एल डैश बाय 2 हो जाएगा h अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बरोबर। अब आता है mg, तो mg को आप लिखोगे सिग्मा इंटू ए इंटू एल इंटू जी इंटू एल बाय 2 कॉस थीटा। अब देखो आप ध्यान से, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा निपट गया, नीचे के 2 से नीचे का 2 निपट गया, एरिया से एरिया निपट गया, जी से जी भी निपट गया। तो अपने को क्या मिल रही देखो भाई, रो इंटू एच मतलब रो इंटू एच स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट में अपन को मिलेगा रो एच स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स, राइट साइड में मिलेगा सिग्मा एल, तो सिग्मा इंटू एल स्क्वायर, तो जाएगा सिग्मा इंटू एल स्क्वायर। तो अगर आप केयरफुली देखो, सिंपल अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को इधर नीचे ले आओ, साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाओ और दोनों तरफ रूट लगा दो। तो अगर मैं क्लियरली आंसर लिखूं तो अपन लिख सकते हैं साइन थीटा विल बी अंडर रूट ऑफ रो इंटू एच स्क्वायर अपॉन सिग्मा इंटू एल स्क्वायर। तो रो और सिग्मा रूट में रह जाएंगे, एच और एल बाहर आ जाएगा, तो अपना आंसर आएगा एच अपॉन एल अंडर रूट रो बाई सिग्मा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मतलब साइन थीटा ये हो जाएगा। यहां से आप थीटा सिंपली साइन इनवर्स एच बाई एल अंडर रूट रो बाई सिग्मा करके लिख सकते हो। तो इसी के साथ अपना हाइड्रोस्टैटिक्स पार्ट या फ्लूइड स्टैटिक्स पार्ट कंक्लूड होता है। और जाते जाते बस 2 काम करने हैं, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को हाइप भी करना है। तो इसी के साथ अपन कंक्लूड करते हैं, मिलेंगे अगले पार्ट में, दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स। तब तक टेक केयर एंड बहुत बढ़िया से सब लोग पढ़ाई करते रहो। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट्स में मुझे बताओ एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस। ओके, टेक केयर, बाय बाय।